बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है? श्वसन तंत्र। ठीक, श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र क्या है इसको देखते हैं। ठीक, तो एक बात समझो पहले, सभी जीव के लिए आवश्यक क्या? एक पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और दूसरा क्या है? जनन। ठीक ठीक, एक सभी जीव के लिए आवश्यक है पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। ठीक, इसी पोषक या पोषण से पोषण बोलो, पोषण। ठीक, पोषण, इस पोषण के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी भोजन का उसका पाचन स्टार्ट होता है। ठीक, जब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो उस ऑक्सीजन के लिए सबसे तब हमें ज़रूरत पड़ती है श्वसन की। श्वसन में क्या हो जाएगा? श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना। सांस मतलब वायु या हवा। ठीक ठीक, तो सांस लेना और छोड़ना ही क्या बोलेंगे हम? श्वसन तंत्र। इसको तंत्र इसलिए बोल दिए, श्वसन तो बोल दिए, सांस लेना छोड़ा, श्वसन तंत्र इसलिए बोले क्योंकि एक सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक, ऑक्सीजन आया, उसको हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया, फिर जो है आगे परिवहन देखें, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। ठीक, ये रक्त जो है O2 को कोशिका तक पहुंचाएगा, कोशिका तक। ठीक, कोशिका तक। ठीक, ये जो देखो जो श्वसन तंत्र है इसमें क्या है? हम सांस लिए, इसका काम श्वसन तंत्र में यही पढ़ेंगे कि हम सांस लिए, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गया वह हमारे फेफड़ों तक जाएगा। ठीक, श्वसन तंत्र में तब हम यही पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है पहुंचा दिए फेफड़े तक। फिर जो अगला चैप्टर हमारा 11th है उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन जो हमारा जो फेफड़े में पहुंच चुका है उस ऑक्सीजन को कोशिका तक कौन लेकर जाएगा। ठीक, कौन लेकर जाएगा उस चैप्टर में हम देखेंगे। ब्लड कैसे लेकर जाएगा, हमारा हार्ट का काम कहाँ है, तो परिसंचरण तंत्र देखेंगे, हमारा हार्ट का काम वहाँ पर हम देख लेंगे। फिर पहले अभी हम देखते हैं श्वसन। ठीक, सांस लेना या छोड़ना, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। मुंह बंद कर लो, सब लोग मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लिए और नाक भी बंद कर लो। देख, एक हाथ से ऐसे बंद करो इसको, एक हाथ से इसको बंद कर लो। करीब देखो कब तक बंद किए रह सकते हो। दम घुटने लगी? नहीं घुटने लगी। दम हमारा घुटने लगा ना, जैसे लग रहा है पता नहीं कोई चीज़ हमारा रोक लिया है, इतना तेज दम घुटने लगा। तो क्या हुआ? तो सांस लेना छोड़ना ये क्या करते हैं? प्रतिदिन, प्रति सेकंड करते हैं, प्रति मिनट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली हमारी घटना है कि श्वसन को हम दिन रात, सोते समय, बैठते समय, उठते समय, सोते समय, सोचो सोते समय भी, बैठते समय भी, पढ़ते समय भी, लिखते समय भी, कुछ काम करें तब भी हमारा श्वसन का काम हमेशा लगातार चलता ही रहता है। क्योंकि जो है फेफड़े में पहुंचता रहेगा, फेफड़े द्वारा या ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक जाएगा, कोशिकाओं से ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन बनाएंगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक आएगा। तो यह क्रिया जो है हमारे, हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की। तो जो है इस पूरे सिस्टम को पढ़ना है कि ऑक्सीजन लिए वह फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। इसी पूरे तंत्र को क्या बोल देंगे हम? श्वसन तंत्र। ठीक, अब देखते पहले कोशिका देख लें। कोशिका अभी सुन रहे, कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना। कोशिका क्या है? ठीक, कोशिका देख लेंगे। ठीक, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक छोटी इकाई है। ठीक, कोई भी सजीव जी है उसकी सबसे छोटी इकाई जिसमें भोजन का पाचन होता है जो करता है, सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। ठीक, इसी कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिकांग भी होते हैं, जो DNA होता है सब इसी कोशिका में ही होता है। ठीक, इसके क्या कोशिका था, कोशिकांग बनेगा, कोशिकांग, फिर अंग से ऊतक, फिर ऊतक के बाद हमारा पूरे बॉडी का शरीर निर्माण। ठीक, तो यह था हमारा कोशिका। ठीक, कोशिका, इसी कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा? कोशिका में होता है DNA,
इसी के अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ठीक, बस इसको मैं बता रही हूँ, बाद में आप अच्छे से देखें कोशिका द्रव्य क्या होगा, क्या काम करता है केंद्रक। ऐसे ऐसे कोशिका हैं, कोशिका इसी के अंदर, ऐसे केंद्रक, इसको केंद्रक बोलेंगे। ऐसा ये जो भरा रहेगा इसको क्या बोलेंगे, कोशिका, कोशिका द्रव्य। डीएनए भी यहीं पे होता है। तो क्या है, इसको देखो, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब बनने वाली, और क्रियात्मक जो कार्य करती है उसको, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग कोशिका ही है। कोशिका, कई कोशिका मिलकर एक कोशिकांग बनाएंगे। ठीक, कई कोशिका के अंग मिलकर एक जो है हमारा ऊतक बनाते हैं। ठीक, कई ऊतक मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो यह था हमारा कोशिका है। ठीक, तो अब देखो पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र, उसी श्वसन तंत्र में कोशिका का एक चर्चा है, तो उसे मैं कोशिका में बता दी। ठीक, इसको इतना टेंशन लेने की बात नहीं की, इसको देखो कोशिका बता दी, कोशिका बता, ऐसे कुछ नहीं। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में क्या है। ठीक, तो हम यहाँ चर्चा थी कि कोशिका का यही काम है कि देखो कोशिका क्या करें, हमारे जीवन का आधार ही है कोशिका है, क्योंकि एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, तो ऑक्सीजन लेंगे, इसी ऑक्सीजन जाएगा कोशिका में जाएगा। ऑक्सीजन जो है भोजन, जो डाइजेशन के द्वारा जो भोजन बच गया है, उस भोजन से, भोजन और प्लस जो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, उस ऑक्सीजन को मिलकर उसका विखंडन होगा, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन ले लेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेगी तो वही जो है हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर निकलता है। तो यह था हमारा कोशिका। ठीक, अब हम देखते हैं इससे क्या होगा। उसे क्या करेगी, भोजन प्लस हवा द्वारा जो है ऑक्सीजन O2, इसका क्या करेंगे, विखंडन। इस विखंडन से हमारा बनेगा CO2 प्लस जल। ठीक, क्या मिलेगा, जल। एक भोजन में क्या है, भोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, श्वसन इसलिए हमारा आवश्यक है, श्वसन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि भोजन से ऑक्सीजन, मतलब श्वसन के द्वारा हमारा ऑक्सीजन मिला हमें। ठीक, अब कोशिका में भोजन है तो भोजन का टूटना ही, तो विखंडन मतलब टूटना, टूटना तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। इसी यही को क्या करें, इसको हम बाहर हुआ है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए इसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। ठीक, जो चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी उसको क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। ठीक, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज भोजन में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका भाग है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना हमारा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, भोजन क्या है, ग्लूकोज में। इसी ग्लूकोज जब हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ इसी क्या बोलेंगे हम, वायवीय श्वसन। O2 या ऑक्सीजन उपस्थित नहीं, उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक, अवायवीय श्वसन। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कि देखो ऑक्सीजन का भोजन था, भोजन को ऑक्सीजन मिला, वहाँ का क्या हुआ, ग्लूकोज का विखंडन हुआ। विखंडन होकर क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा, ताकत। ठीक, ताकत मिलेगी। ठीक, कुछ चीज़ फिर ऑक्सीजन, जो चीज़ ऑक्सीजन के उपस्थिति में काम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहाँ पे होगा, जैसे जीव, कौन सा जीव में होता है, जैसे हाइड्रा, उदाहरण हाइड्रा, ईस्ट आदि। ठीक, हाइड्रा जीव है एक, हाइड्रा नाम का एक जीव है जो पानी में रहता है, पानी में। ठीक, हाइड्रा जीव, और ईस्ट नाम का। ठीक, और ऑक्सीजन को भी जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस बिना O2, बिना O2 क्या बनाएगा, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस CO2 प्लस जल। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक, C6H12O6।
तो क्या, जब वायु की उपस्थिति में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वायवी। बात बहुत सिंपल है। देखो ऑक्सीजन जहाँ पे होगा, देखो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल और प्लस ऊर्जा मिल जाएगी हमें। ठीक, ग्लूकोज का विखंडन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, अब अपशिष्ट पदार्थ क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, वह बाहर निकल जाएगा। ठीक, और जल जो है, जल हमारा निकल जाएगा, वो हमारे यूरिन के रूप में निकल जाएगा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नाक के द्वारा शोषण द्वारा बाहर निकल जाएगा, और दूसरा ऊर्जा मिल जाएगी हमें। और दूसरा जो वो ऑक्सीजन के बिना जो है, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो काम होगा उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन नाम के जीव होते हैं और ईस्ट होता है। फिर चलो ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन का डाइजेशन करें, तो बिना ऑक्सीजन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक, और भी उदाहरण देखो, कभी कभी देखो कि जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, कभी व्यायाम करें या साइकिल ज़्यादा चला दिए, ठीक, तो क्या होगा, हमारे जैसे घुटने में दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी वायवीय श्वसन मतलब अवायवीय श्वसन होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमारा शरीर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक अवायवीय श्वसन करने लगता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। इससे लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमारा घुटने में दर्द होता है। ठीक, उसका उदाहरण देखते हैं। अभी यहाँ उदाहरण देखो, पैरों के घुटनों में दर्द क्यों, पैरों के घुटनों में दर्द क्यों, देखो पहले क्या हुआ, चलने ज़्यादा व्यायाम ज़्यादा। ठीक, तो क्या हुआ, O2 की कमी, O2 क्या मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक, तो ऑक्सीजन जब कमी हो जाएगी तो क्या करेगा, तो कोशिका क्या करेगा, हमारा अवायवीय श्वसन, जो किसके बिना जो है क्या होगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा अवायवीय श्वसन हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे क्या जमा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और इसी लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण हमारे पैरों में दर्द होता है। ठीक, दर्द होता है। फिर जब हम मालिश करते हैं, उसको मालिश करेंगे या गर्म पानी से उसको सेकते हैं तो हमारे पैरों में थोड़ा आराम मिलता है। क्यों, क्योंकि जब सेकेंगे तो हमारे वहाँ की मांसपेशियाँ जो है ऑक्सीजन का एब्जॉर्बेशन करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा मात्रा में पहुँचना अच्छे से हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पूरा अच्छे से पहुँच जाएगा तो वहाँ पे जो है हमारा घुटना थोड़ा आराम हो जाएगा। ठीक, इसलिए गर्म पानी या उसको मालिश करने से लैक्टिक अम्ल जो जमा है वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो जो लैक्टिक अम्ल हमारा जमा होता है उसका कारण यही है कि वहाँ पे अवायवीय श्वसन होने लगेगा। ठीक, जब हम दौड़ते हैं, कहीं कूदते हैं, किसी चीज़ में रस्सी कूदते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमें वहाँ पैरों में जब करेंगे, पैरों में ज़्यादा जोर पड़ेगा। जब ज़्यादा जोर पड़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति कम पड़ जाएगी। जब ऑक्सीजन पूर्ति कम पड़ जाएगी तो जो हमारी कोशिकाएँ हैं वहाँ पे तुरंत अवायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर देंगी। अवायवीय श्वसन जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में पहले से ही है, तो उसके माध्यम से वहाँ पे अवायवीय श्वसन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जो है इसकी वजह से हमारा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। और इसका उपाय है कि हम क्या करते हैं, जब लैक्टिक अम्ल पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो क्या करें मम्मी है, हमारा वो तेल लगा लो, तेल लगाने से तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। तो हम तेल लगा लेते हैं, तुम्हारा पैर ठीक भी हो जाता है, या गर्म पानी से उसको सेक भी लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है। तो जो लैक्टिक अम्ल जमा होना, अब कोई हम कहेगा जो है आज हम व्यायाम कर रहे थे उसके बाद मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो उससे कह रहे हैं तुम्हारे पैर में लैक्टिक अम्ल जमा हो गया है। ठीक, कोई भी करो, अगर व्यायाम करो, जैसे डेली आदत किसी की नहीं, तो किसी की आदत नहीं है डेली करने की, अगर कोई एक दिन बैठा है व्यायाम करने तो देखो अगले दिन कहता है कि मेरा पैर क्यों दर्द कर रहा है, तो समझ जाना कि वह कह रहा है उसके वहाँ पे अवायवीय श्वसन हुआ। फिर उसके बाद लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। उस लैक्टिक अम्ल जमा करने के लिए वह धीरे धीरे उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पे मालिश करना पड़ेगा। ठीक, तो यह था अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। और श्वसन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम अच्छे से देख लिए। ठीक, श्वसन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम देखें नहीं देखें, क्या हुआ कि जब तक हमें पोषण जरूर चाहिए, हमें शरीर में ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोषण की, पर उस पोषण को ऊर्जा में बदलने के लिए हम खाना खा लिए। ठीक, और क्या हुआ, खाना खा लिए, उसका पाचन होगा, पाचन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए हमें वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन लेना पड़ेगा हमें तो क्या होगा, श्वसन करना पड़ेगा। जब श्वसन करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो जो कोशिका जो भोजन है हमारी कोशिका में, उस भोजन में कोशिका जो है ऑक्सीजन लेकर उसका क्या करेगी, पाचन करेगी, विखंडन करेगी, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगा और बेस्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन मतलब श्वसन क्यों जरूरी है, देखो श्वसन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेली हर दिन हर मिनट करते हैं। ठीक, अभी देखे कि नाक बंद करिए, मुंह बंद किए, दोनों बंद कर लिए तो हमारा दम घुटने लगा। ठीक, तो श्वसन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो हम पानी के बिना चलो 1 हफ्ते 2 हफ्ते रह सकते, 1 हफ्ते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन, बहुत कोशिश करें तो 2-4 दिन हम रह सकते हैं, पर ऑक्सीजन के लिए हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सोचो तो हमारे ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है कि हम इसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो सोचो, दिस इज ए श्वसन तंत्र।
ठीक, अब हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र में क्या क्या नासिकाग्र, उसका डायग्राम अच्छे से देखेंगे। ठीक, उसका डायग्राम हम अच्छे से अभी देखेंगे। अब हम देख श्वसन क्या होता है, श्वसन देख लिए। श्वसन के हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लिए, क्योंकि श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, शरीर में जाएगा तो हमारी कोशिकाओं को मिलेगा, जब कोशिकाओं को मिलेगा तो कोशिका भोजन का अपना भोजन जो ग्लूकोज है उसका विखंडन करेंगे तो ऑक्सीजन द्वारा हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक, जब कोशिका विखंडन करेंगे ग्लूकोज का तो हमें ऊर्जा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो श्वसन के लिए O2 लेना, CO2 बाहर निकालना। ठीक, तो अंतः श्वसन क्या है, उच्च श्वसन क्या है, उसको देखने से पहले हम पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। देखो, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक ठीक। ठीक, तो हमारे साथ फिगर को बनाते चलो। देखो, ये क्या होगा हमारा नाक या नथुना। ठीक, नथुना हमारे होते हैं नाक। देखो नाक में नोज, इसको नोज, नोज। ठीक, नाक में क्या होंगे, दो छिद्र, दो छिद्र। देखो नाक है, नाक में हमारे दो छिद्र होते हैं कि नहीं, एक लेफ्ट साइड देखो ऐसे होता है नोज। ठीक, हमारे क्या है, नोज। फिर इसमें क्या है, नासा गुहा, नासा गुहा। ये क्या है, हमारे मुख। यही हमारा क्या है, श्वास नली। ये हमारा क्या है, ग्रसनी। यहीं भी हमारा क्या लग रहता है, वाल्व। यहाँ पर जो हम रंग दिए थोड़ा, यही हमारा क्या है, वाल्व। उस चैप्टर में बताए थे ना, ग्रसनी और श्वास नली के बीच एक वाल्व लगा रहता है। ठीक, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा श्वास नली हमेशा खुला रहता है, पर जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली का ढक्कन बंद हो जाएगा और खाना ग्रसनी में जाने के लिए ग्रसनी का ढक्कन खुल जाएगा। ठीक, तो फिर जब ढक्कन खुल जाएगा, फिर जब खाना अंदर चला गया तो ग्रसनी वाला ढक्कन बंद हो जाएगा तुरंत और श्वास नली वाला खुल जाएगा। ठीक, अब कहोगे ऑटोमेटिक कैसे खुल, कैसे उसको कैसे पता चला खुल जाएगा, क्योंकि जब इस वाल्व पे खाना भारी होता है, हवा हल्की होती नहीं होती है। ठीक, हवा हल्की हुई और खाना हमारा भारी है, खाना जब भारी है तो उस ढक्कन पर भार पड़ेगा, जिस तरफ भार पड़ेगा। देखो ढक्कन कैसे होता है, हमेशा ऐसे होगा। ठीक, तो जो चीज़ भार पड़ेगी वो अंदर घुस जाए, खाना अंदर चला जाएगा, फिर जैसे खाना अंदर गया वह खुल जाएगा। ठीक, तो यह श्वास नली। और हमारा क्या है, फेफड़ा, फेफड़ा या फुफ्फुस, इसी को फुफ्फुस बोलते हैं। ठीक ठीक, और जो पसलियाँ ऐसे ऐसे, पसलियाँ ऐसे ऐसे, ठीक। अभी पूरे जो चारों तरफ से जो हम बताए थे, पसलियाँ, पसली जो पिंजरा, पसलियाँ की हड्डी, पसलियाँ। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पसलियाँ, पिंजर, पिंजरा। ठीक, जो चारों तरफ से उसको सपोर्ट किया रहता है, क्योंकि देखो हमारा फेफड़ा, हार्ट, ये सब बहुत कोमल अंग है। ठीक, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी वो जो चारों तरफ से जो राउंडिंग जो हड्डी बन पसलियाँ हैं उसको चारों तरफ से उसको घेरे रहती हैं। ठीक, पसलियाँ ऐसे 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक, वही अराउंड पूरे हमारे फीट से लेकर पूरे चारों तरफ से उसको लगभग 360 डिग्री पूरे उनको पूरा अच्छे से घेरे रहती हैं। ठीक, इसको क्या, यह फेफड़ा है और ये हमारा क्या है, डायाफ्राम, डायाफ्राम। तो क्या है हमारा ये डायाफ्राम, यह भी क्या है, फेफड़ा। ठीक, ये सब किसमें होता है, इसको वक्ष गुहा से घिरी। ठीक, इसी में भी ऐसे। ठीक, तो देखो श्वसन तंत्र में हमारा
इसी का इतना इतने ऑर्गन का इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि हवा को अंदर ले जाने के लिए, हवा को बाहर ले जाने के लिए। ठीक, हम जो सांस लिए उस सांस को फेफड़े तक पहुंचाने का काम हमारा श्वसन तंत्र करता है। ठीक, कैसे करता है? ठीक, जैसे अभी कहते हैं श्वसन कितना इंपॉर्टेंट है। नाक बंद किए हम 1 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकते। जब तक हम सांस डेली लगातार लेते रहेंगे तब तक हमारा जीवन देखो चल रहा है। जिसका जो 1 मिनट भी सांस लेना बंद करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, जब किसी को हम चेक करते हैं कोई बेहोश भी जल्दी से हो जाता है, बेहोश हो जाएगा, तो क्या करते हैं उसको ऐसे नाक पे हाथ रखते हैं, देखते हैं सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, उसी को चेक करते हैं। ठीक, अब तो देखें अब क्या होगा, नाक से श्वसन को लेते हैं। पर देखो अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, ठीक, और उच्च वसन। ठीक, तो क्या देखते हैं हम, अंतः श्वसन किसे कहते हैं? अंतः श्वसन। ठीक, अब अंतः श्वसन से ही समझो। अंतः श्वसन, अंतः मतलब अंदर, और श्वसन मतलब श्वसन सांस लेना, जो अंदर की तरफ सांस ले उसको क्या बोलेंगे हम? अंतः श्वसन। इसमें क्या होगा, O2 को अंदर, O2 को अंदर, O2 मतलब ऑक्सीजन, और उच्च श्वसन मतलब उच्च वसन मतलब निकालना। अंतः मतलब अंदर, अंदर लेना। इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिए, इसमें CO2 को बाहर निकालें। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालें, इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिए। तो दोनों देखें, एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन मिलाकर हम एक बोलते हैं एक सांस। ठीक, एक सांस मतलब निकल अंतः श्वसन प्लस उच्च वसन। ठीक, अब समझ में आएंगे? समझ में, एक सांस मतलब समझते हो, हम सांस लिए फिर छोड़ दिए, तो एक सांस लिए मतलब हवा अंदर लिए फिर हवा को बाहर निकाले, तब जाके बोलेंगे हम उसको एक श्वसन। ठीक, और क्या होगा इसमें, क्या होगा, एक वयस्क मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य, वयस्क एक स्वस्थ मनुष्य दिन लगभग 15 बार, लगभग 15 बार सांस लेता है, सांस छोड़ता है। एक मिनट किसमें? 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक, 1 मिनट में लगभग 15 बार सांस लेता है, 15 बार सांस छोड़ता है। ठीक, तो एक वयस्क मनुष्य लगभग 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है। ठीक, 15 बार सांस लेना मतलब समझते हो, और 15 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक, इसमें 15 बार अंतः श्वसन भी किया उसमें, और 15 बार उच्च श्वसन भी किया। ठीक, और क्या होगा, विश्राम करते समय, विश्राम करते समय कम, और दौड़ते या व्यायाम समय यही बार 25 बार, 25 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक, यही उच्च मतलब यही श्वास जो है हम एक वयस्क मनुष्य 15 बार लेता है ये, पर जब हम दौड़ने लगते हैं, ठीक, जब हम दौड़ने लगेंगे तो हमें ऑक्सीजन की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, इसलिए उसमें 25 बार हो जाता है। और विश्राम करते जब हम सोते एकदम शांति से सोते हैं तो उसमें लगभग हमारा 10 बार हो सकता है कि हम 1 मिनट में सांस ले या छोड़ें। ठीक, तो यह था हमारा फैक्ट, अंतः श्वसन क्या है और बाह्य श्वसन में काम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये पसली हमारा कैसा काम करती है। जब हम हमारा डायफ्राम का क्या काम है, हमारे नाक नथुना में इसमें बाल होते हैं, बाल होते हैं, क्यों होते हैं, इसका काम क्या है उसको भी हम देखते हैं। नाक में बाल क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि हवा के साथ हम धूल, कण या धुआं आदि को ग्रहण। ठीक, देखो सब सांस लिए, सांस में अगर खूब धूल धुआं भी है, धूल के कण भी हैं, तो क्या होता है उसके द्वारा जो हवा लिए, हवा में वो भी हमारे क्या नाक के द्वारा हमारे शरीर में चला गया। तभी हमें लोग, घर के लोग कहते हैं कि मुख से सांस मत लिया करो, हमेशा नाक से सांस लेना जरूरी है, क्योंकि नाक में बाल होते हैं। यही जो बाल हैं, जब हम धुआं ले लिए, धूल के कण ले लिए, तो नाक में जो बाल हैं उस बाल के द्वारा उसी में अटक जाते हैं, तो हमारे शरीर में स्वच्छ वायु प्रवेश करती है। पर यही जब बाई चांस कभी जो है यही जो बाल अगर नाक में ना फंसे, ठीक, बाल में जो धूल कर लिए हैं, बाल नाक के जो बाल हैं
ठीक है, जो नाक के बाल हैं और धूल के जड़ उसमें ना फंसे तो हमारे कहाँ पहुँच जाएंगे, गलती से वो अगर श्वास नली में पहुँच जाते हैं तो हमें क्या आती है, छींक आती है। छींक क्यों आती है, क्योंकि गलती से कोई अवांछित कण हमारे श्वास नली में पहुँच चुका है, फिर इसके लिए हमें छींक आती है। जब छींक आएगी तो वह कण हमारा बाहर निकल जाएगा, इसलिए स्वच्छ वायु हमारे फेफड़ों में पहुँचता है। इसलिए हमें मुख से हमेशा सांस लेना चाहिए। ठीक, तो हमारी नाक में जो बाल है उसका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह धूल के कण को रोकता है ताकि हमारे फेफड़े में स्वच्छ वायु जाए। तो हमारे धूल के कण अधिग्रहण इसको श्वास नली में पहुंचने से रोकना। ठीक, इसका काम है रोकना। ठीक, स्वच्छ वायु फेफड़े में पहुंच। ठीक, और देखो छींक क्यों, ठीक, छींक क्यों आती है, छींक क्यों, क्योंकि देखो धूल आदि कण पहुंच जाएं तो उनको निकालने के लिए हमें क्या आती है, छींक आती है। ठीक, तो बाल का हमारा इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। ठीक, तो मतलब प्रकृति ने हमारे शरीर को इस प्रकार डेवलप किया है कि हम लगभग 80% बीमारियों को अपने आप खत्म कर सकते हैं। अगर मुख से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेंगे तो हमारे धूल कण उसमें फंस जाएगा। मुख लेंगे डायरेक्ट, हमारे मुख से सांस लेंगे तो हमारे मुंह में जाएंगे, मुंह से तो डायरेक्ट श्वास नली में पहुंच जाएंगे तो हमारी बीमारियां पैदा करेंगे। ठीक, इसलिए हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुख से नहीं। ठीक, तो यह था हमारा बाल। ठीक, नाक से सांस लिए हम, नाक में गया धूल कण, नाक के बाल के द्वारा रुक गया। ठीक, उसके बाद हमारा मतलब सांस कहाँ जाएगी, श्वास नली में जाएगी। ठीक, श्वास नली में, ठीक, इसमें जो वाल्व लगा रहता है यही वाल्व जब श्वास लेते हैं तो ये हमेशा खुला रहता है, पर जब हम खाना खाते हैं तो ढक्कन बंद हो जाएगा और उसका ग्रसनली का पार्ट खुल जाएगा और खाना अंदर चली गई तो बंद हो जाएगा तुरंत। फिर श्वास नली का खोल हमेशा, क्योंकि ग्रसनी का काम सिर्फ मतलब 1 या 2-3 बार काम करता है। जब हम खाना खाते तब, जब हम कुछ खाते तभी ग्रसनी का काम होता है, और श्वास नली का काम हमेशा 24 घंटा चलता रहता है। इसलिए जो है इस प्रकार उसका ढक्कन इस प्रकार होता है कि हमेशा जो है वो श्वास नली की मतलब श्वास नली की ओर खुला रहे और जो है ग्रसनी की ओर बंद रहे। और जैसे ऐसे है, ठीक, कोई चीज़ ऐसे है, ठीक, हमेशा कोई देखो यह है हमारा श्वास नली और इसके पीछे है 10 ग्रसनी। ठीक, तो वाल्व ऐसे है। ठीक, इसका मुंह हमेशा खुला रहता है, पर जैसे यहाँ पे भार पड़े खुल गया, चला गया अंदर, और जैसे खाना भार खत्म हुआ उसका, जैसे हमारा भोजन भारी है तो खाना अंदर चला गया, ठीक, भार की वजह से, फिर तुरंत वो बंद हो जाएगा और श्वास नली का भाग हमेशा खुला रहेगा। तो यह वाल्व यही काम करता है कि श्वास नली में खाने का एक टुकड़ा भी गलती से ना जाए, क्योंकि इसी की वजह से हमें छींक भी आएंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा टुकड़ा चला जाए तो हमारा श्वास नली बंद हो जाएगा और क्या होगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, तो हमारा खाना मतलब हवा नाक के द्वारा हम लिए, जो अवांछित कण या धूल के कण थे बाल द्वारा रोक लिए गए। अब स्वच्छ वायु हमारी श्वास नली में पहुँचेगी, श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुँच जाएगी। ठीक, तो अब हवा क्या हुआ, श्वास नली के द्वारा होते हुए हमारे फेफड़े में पहुँच चुका है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब पसलियाँ। ठीक, देखो पसलियाँ और डायफ्राम का काम क्या है, यह पसलियों के संकुचन और फैलाव से गति। ठीक, तो डायफ्राम हमारा गति करेगा या पसलियों के संकुचन और फैलाव से। ठीक, अब देखते हैं पसलियाँ और डायाफ्राम। अंतःश्वसन, उच्च वसन। ठीक, तो क्या है, देखो अब हमारा पसलियाँ क्या काम करती हैं, डायाफ्राम क्या काम करते हैं, इसको देखिए अंतःश्वसन। ठीक, अंतःश्वसन क्या है, जिसमें हम सांस लेते हैं, और उच्च श्वसन में जिसमें हम सांस छोड़ते हैं। तो देखिए क्या है, पसलियाँ अंतःश्वसन में हम सांस लिए। ठीक, एक बार ट्राई करो, अपने पेट पे ऐसे हाथ रखो, सांस को तेज ली, क्या हुआ हमारा पसली किस में है, वक्षगुहा में, तो वक्षगुहा क्या हुआ, वक्षगुहा का फैलना। ठीक, और आयतन बढ़ गया। ठीक, यह क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ना। और डायफ्राम कहाँ जाएगा हमारा, नीचे जाएगा। ठीक, डायफ्राम हमारा नीचे जाएगा, नीचे की ओर। उच्च श्वसन क्या होगा, ठीक, सांस लिए नहीं, लोग कहते हैं सांस लेकर ऐसे अपना सीना इतना फुला लेंगे, खूब सीना फुला लेंगे। जब हम सांस लेते हैं, देखो खूब तेज सांस लो तो आपको लग रहा नहीं कि जैसे हमारा सीना फूल रहा है। ठीक, फूल रहा है नहीं फूल रहा है,
तो हमारा सीना फूल है। और क्या हो, डायफ्राम, पेट के, देखो डायफ्राम कहाँ होता है, जस्ट हमारे अमाशय के ऊपर, अमाशय के ऊपर, तो हमारा डायफ्राम जस्ट अमाशय के ऊपर होता है। तो क्या होगा, जब हम सांस, हमारा वक्ष ऊपर हो गया, हमारा जो पसलियाँ जो ऊपर की ओर उठ गई, तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम हमारे नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक, तो इसमें उच्च श्वसन क्या होगा, ये इसका आयतन, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा नीचे, चिल्लावा आवाज आवत बा, चुप रहा, वक्ष गुहा नीचे या पसलियाँ अंदर की ओर। ठीक, इसमें पसलियाँ बाहर, बाहर की ओर, और इसमें अंदर की ओर। और इसमें क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर। ठीक ठीक, तो डायफ्राम क्या हमारा अंतर, सांस लिए अंदर खूब तेजी से लिए, तो हमारा क्या हुआ, वक्ष फूल गया, जो पसलियाँ थी हमारी उभरी हुई दिखाई दी। ठीक, उभरी हुई दिखाई दी, और क्या हुआ, डायफ्राम हमारा नीचे बैठ गया। ठीक, क्योंकि देखो उसको हवा अंदर लेना है, हवा में हवा ज़्यादा से ज़्यादा ले, इसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए ना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा लें। तो इसके लिए हमें चाहिए अपने बॉडी को इस प्रकार रखें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा आ जाए। तो क्या होगा, पसलियाँ फूल जाएंगी। ठीक, और क्या होगा, डायफ्राम नीचे चला जाएगा। जब डायफ्राम नीचे चलेगा तो उसके लिए जगह, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, उसका फैलाव की जगह बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो इस प्रकार क्या होगा, जब जगह बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा O2 अंदर आ जाएगा। ठीक ठीक, देखो वो जब पसलियाँ बाहर हो गई, उसको लिए वहाँ की जगह फैल गई, तो क्या हो जाएगा, तो O2 अंदर आ जाएगा। फिर जब पसलियाँ कम हो, पसलियों को क्या हुआ, पसलियाँ हमारा अंदर की ओर झुक गई, और डायफ्राम हमारा ऊपर आ गया। ठीक, पहले डायफ्राम नीचे चला गया था और पसलियाँ ऊपर आ गई, तो उसके लिए जगह ज़्यादा मिल गया, तो ऑक्सीजन अंदर आसानी से आ सक गया। फिर अब क्या हुआ, पसलियाँ अंदर की चली गई और डायफ्राम भी ऊपर आ गया, तो क्या होगा, इसमें CO2 को बाहर कर देंगे। ठीक, CO2 को बाहर। तो लोग क्या, तो हमारा क्या, डायफ्राम का यही काम है कि जब हवा अंदर ले, जब हवा को अंदर लेना है तो डायफ्राम हमारा नीचे चला जाएगा, जब हवा को बाहर करना है तो डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो डायफ्राम को नीचे आना हमारा क्या है, O2 अंदर आ जाएगा, डायफ्राम का ऊपर आना हमारा वाट क्या होगा। ठीक, इसलिए जो देखो डायफ्राम का हमारा इतना बड़ा काम है कि हमेशा यह लोडिंग और अपलोडिंग काम करता है, एक चीज़ों को अंदर लेना, फिर एक चीज़ों को बाहर करना। ठीक, यह था हमारा अंतर श्वसन और यह था उच्च श्वसन। ठीक, तो इतना काम है हमारा। हवाओं को अंदर लेने का काम नाक द्वारा होता है, हवाओं का काम हमारे नाक द्वारा होता है। और क्या होता है, अमाशय, अमाशय जो है, तो अमाशय के ऊपर जस्ट हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो नाक से हम सांस लिए और डायफ्राम हमारा ऊपर नीचे करता है, सांस को लेने में, सांस को छोड़ने में। तो यह था हमारा पसलियों का यही काम है। ठीक, कोई कहता है कि देखो तुम कितना सीने फुला लेते हो, बच्चे नहीं कहते कि चलो हम खूब सीने फुलाते हैं, तो हमको इतनी तेज से सांस को अंदर लेते हैं कि हमारी पसलियाँ पूरा जो है फूल जाती हैं। ठीक, तो हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वायु को अंदर ले लें। और दूसरा, उच्च श्वसन में जब खूब निकाला हो, इतने हम जोर से निकालते हैं कि क्या होता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हवा बाहर निकल जाए। तो यह था हमारा डायफ्राम का काम और पसलियों का काम। अंतर श्वसन में उसको नीचे की ओर डायफ्राम हो जाती है, और वो क्या कहते हैं, उच्च श्वसन में डायफ्राम को हम नीचे कर देते हैं, वो डायफ्राम हमारा ऊपर हो जाएगा। जब डायफ्राम भी ऊपर और पसलियाँ भी अंदर, तो उसके लिए कम जगह पड़ेगी और हवा हमारी आसानी से बाहर निकल जाएगी। ठीक, और क्या होगा, अंतर श्वसन हो गया, उच्च श्वसन। तो हमारा क्या काम है ये पूरा, इसलिए। और देखो फेफड़ों में लोग धूम्रपान भी करते हैं ना, धूम्रपान इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या लोग पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी आदि। ठीक, जो लोग इसका सेवन करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं। ठीक, तो फेफड़ों को नुकसान कैसे, इससे क्या होता है, नुकसान। ठीक, इसलिए हमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए, एकदम बैन करना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या हमारे फेफड़े खराब होते हैं। ठीक, श्वसन में कौन सी गैस कितने % हम लिए और कितना % उसको बाहर निकालें। ठीक, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। ठीक, अंतः श्वसन क्या होगा, ये दोनों की श्वसन क्या है, ये दोनों गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। ठीक, गैसों का मिश्रण है। ठीक, गैसों का मिश्रण है कि नहीं है, हम ऑक्सीजन लेंगे, CO2 बाहर करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 बाहर करेंगे, ये दोनों क्या है, दोनों गैसें ही तो हैं। ठीक, कि हम मतलब सांस लिए, अब हमें क्या पता कि हम ऑक्सीजन लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिए। ठीक, ये दोनों गैसें ही तो, दोनों को पहचान पाएंगे, नहीं पहचान। अब हमारे अंदर ऑक्सीजन गया, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक, हम जानते सांस ले कि हमें सिर्फ इतना मालूम होता है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले, तो गैसों का मिश्रण ही तो है। ठीक, अब हम देखते हैं अंतः श्वसन में। अंतः श्वसन क्या है, 21% हमारा क्या है, अंतः श्वसन मतलब अंदर O2 और बाहर CO2। ठीक, और हमारे वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन है, 21%। 21% O2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0%, 0.4%। ठीक, इतना % हमारा क्या है, ऑक्सीजन, और इतना % हमारा क्या है,
CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ठीक। उच्च श्वसन में अब हम बाहर कितना निकालें? ठीक, हम 21% ऑक्सीजन लिए और 4% कार्बन डाइऑक्साइड लिए, पर हम निकालेंगे कितना? ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम हमारे कोशिकाओं को है। जब कोशिकाएं लेंगे तो हम 21% पूरा तो निकाल नहीं देंगे कि 21% लिए और 21% पूरा निकाल दिए, ऐसा करेंगे नहीं। इसके लिए हम कितना निकालते हैं? लगभग 16.4%। और ऑक्सीजन कितना निकालते हैं? लगभग 4.4%। ठीक ठीक, तो क्या हुआ? यह था हमारा अंतः शोषण। हम ऑक्सीजन लिए 21%, फिर हम निकाले कितना? 16.4%। आखिर 4 1 5 हम 5% एब्जॉर्ब किए, पर यह हर कितना? हर लगभग 10 सेकंड में कर रहे हैं हम। ठीक, क्योंकि 1 मिनट में हम कितना करेंगे? लगभग 15 बार। 15 छक्का 90, 6 सेकंड में। 15 छक्का 90 लगभग 6 सेकंड में हम हमेशा 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं और 16% ऑक्सीजन मतलब उच्च निकालने में 16% निकाल रहे हैं। तो 21% लिए, 16% निकाल रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम हमेशा 0% ले रहे हैं और क्या करते हैं? 4.4% हमेशा निकाल रहे हैं। तो यह हमारा क्या है? हमेशा। तो क्या बोले अभी? हम बोले ना 15 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 15 बार सांस लेते और छोड़ते, लेना और छोड़ना। ठीक, तो क्या है हमारा ये? ठीक, अब हम जान गए कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। ठीक, देखो नाक से सांस लिए और फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़ों में क्या हुआ हमारा? देखो अभी ब्लड कौन लाया ऑक्सीजन में? CO2। कौन मतलब ऑक्सीजन लाया? कौन मतलब ऑक्सीजन तो हमारे नाक के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंच गए, पर फेफड़ों में CO2 था, कौन लाया? यह चैप्टर नंबर हमारा 11 में है कि जिसमें परिवहन तंत्र, वह CO2 हमारा लाएगा ब्लड हमारे फेफड़ों में CO2 पहुंचा देता है। ठीक, हर कोशिका से जो CO2 इकट्ठा हुआ है उसको पहुंचाने का काम करेगा हमारा ब्लड, और जो O2 पहुंचाने कोशिका तो पहुंचाने का काम करेगा ब्लड। तो ब्लड को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। ठीक, यहाँ पर देखो बस फेफड़ों तक ऑक्सीजन हमारी पहुंच गई। ऑक्सीजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर निकाला गया। ठीक, तो अंतः शोषण में ऑक्सीजन जो है हमारा बाहर निकला, अंतः शोषण में ऑक्सीजन को हम अंदर लिए और जो है CO2 को उसको बाहर किए। ठीक, तो यह था हमारा पूरा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र काम कैसे करता है? डायफ्राम काम क्या है? जब ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो डायफ्राम हमारा क्या होगा? नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसके चाहिए हमेशा ज़्यादा जगह चाहिए। डायफ्राम ज़्यादा हो नीचे, मतलब डायफ्राम नीचे हो जाएगा और पसलियाँ उभर जाएंगी, तो क्या होगा? हमारा ज़्यादा आयतन हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी आसानी से। ठीक, और क्या होगा? जब निकालना होगा पसलियाँ सिकुड़ जाएंगी और डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, तो हवा आसानी से निकल जाएगी। ठीक, और नाक में बाल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे धूम्रकण को रोक सकें। ठीक है, तो बाल इसलिए होते हैं। और एक वयस्क मनुष्य सांस जो है हमारा लेता है लगभग 15 बार, और जब व्यायाम करते हैं लगभग 25 बार लेते हैं। तो ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब ये हमारा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और भी जंतु कैसे श्वसन करते हैं। ठीक, ये था मानव में श्वसन। मानव श्वसन कैसे करता है? ठीक है, श्वास नली, ग्रसनी। ठीक, नाक से सांस लिए, बाल रोका, धूलकण को जो श्वास नली के द्वारा हमारा पहुंच गया फेफड़े में। ठीक, फेफड़े से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल दिए। ठीक, अब हम देखते हैं और भी जंतु श्वसन कैसे करती हैं। जो पिछला देखे वो सब मानव में था, अब हम देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। ठीक, चलो नंबर 1 पहले पादप में देखते हैं। पादप मतलब पौधे। ठीक, पौधे में श्वसन हर भाग में होता है, चाहे पत्ती हो, चाहे फूल हो, चाहे जड़ हो, हर भाग में ऑक्सीजन होता है। प्रत्येक भागों में श्वसन, जड़, पत्ती, फूल, तना, शाखा। ठीक, चाहे प्रत्येक पौधे के प्रत्येक भाग में हो। ऐसे प्रकाश संश्लेषण में हम कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, क्या सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हम क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं भोजन। हमारा भोजन बन जाता है। किस उसमें क्या बनता है? जल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा? जो मानव के लिए उपयोगी होता है। ठीक, तो पौधे भी हमारा श्वसन करते हैं। पौधे श्वसन जो है दिन और रात दोनों, हमें दिन और रात में भी ठीक श्वसन करते हैं। इनकी जड़ हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे फूल हो, तना, सब श्वसन करते हैं। इनका भी क्या होता है? वायुमंडल से O2 ग्रहण। ठीक, यह वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपनी क्रियाओं को संपन्न करने के बाद ऑक्सीजन जो है अब पदार्थों को ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, CO2 को बाहर। ठीक, अब नंबर 2 पे देखते हैं हम मछलियाँ। ठीक, अब तो मछलियाँ कैसे श्वसन करेंगी? मछलियाँ क्या करती है? जल में घुलित O2 को अपने क्लोम या गलफड़े के
माध्यम से श्वसन, श्वसन। इसी फ्लो में क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ, ठीक, रक्त वाहिनियाँ क्या करती हैं, O2 को ग्रहण, CO2 को बाहर, ठीक। मछली को देखो, मछली जो ऊपर गलफड़े होते हैं, देख रहे हैं भाई, मछली की देखो, मछली ऐसे होती हैं, कैसे निशान बन रहता है ऐसे, यही है गलफड़े उनके, ठीक। गलफड़े, क्लोम, ठीक, क्लोम। इस क्लोम के माध्यम से वो सांस को अंदर लेती हैं, सांस को बाहर छोड़ती हैं, ठीक। इसी में रक्त वाहिनियाँ लगी रहती हैं, ठीक। और नंबर 3 क्या है हमारे, केचुए। केचुए, केचुए क्या करते हैं, अपनी त्वचा के माध्यम से, अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन, ठीक। उनका शरीर ही ऐसे बनावट है कि वह अपने त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, CO2 को बाहर करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, CO2 को बाहर कर देंगे, ठीक। और नंबर 4 पे क्या है हमारा, मिट्टी। टीम क्या होते हैं, मिट्टी में जो पौधे होते हैं, वायु ग्रहण छिद्रों के माध्यम से, ठीक। मिट्टी के जो पौधे होते हैं उसमें जो छिद्र होता है, छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है। और नंबर 5 में हमारे सबसे कहाँ, तिलचट्टा एक होता है ना, तिलचट्टा जो देखो, जिसका शरीर काला काला होता है, फिर चपटे चपटे थोड़े किरौने होते हैं, कीड़े के माध्यम से होते हैं, चपटे चपटे थोड़े लंबे होते हैं, वो क्या होता है, तिलचट्टे, उनको तिलचट्टा बोलते हैं, काला काला होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वे जो है उनके एक श्वास रंध्र होता है, श्वास रंध्र, हमें O2 बाहर और CO2 बाहर, ठीक। उस रंध्र के माध्यम से वह श्वसन कार्य करते हैं, ठीक। तो क्या सभी जीवों का देखो, मानव का श्वसन तंत्र अलग है, एक सिस्टम बना है कि नाक से सांस लेंगे, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालने के लिए नाक के द्वारा हमारा O2 लेंगे और CO2 बाहर करेंगे। पर हर चीज़ में देखो, तिलचट्टा में एक श्वास रंध्र है, उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो, गैस CO2 लेंगे और O2 लेंगे और CO2 बाहर करेंगे। और तिलचट्टा में अपने बॉडी के माध्यम से, पूरी बॉडी जो है उनकी ऐसी बनी है कि बस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और जली मछलियाँ, पहले मछलियाँ जल में रहती हैं, पहली बात तो जल में रहती हैं, दूसरी बात यह है कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसको अपना मतलब उस जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। तो इसलिए क्या उनका ऐसा बनावट है कि वो अपने गलफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन को लेंगी और CO2 को बाहर कर देंगी। और पादप, हमारे पादप का हर अंग, चाहे देखो जड़ है तो मिट्टी में रहेगा, मिट्टी के माध्यम से वायु को ग्रहण कर लेगा। और क्या, पत्तियाँ, पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र के माध्यम से वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे। और फूल, तना, शाखा, ये सब जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे, वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगे। तो हर पौधा, जंतु, जीव, मतलब जो सजीव हैं उनमें श्वसन होगा। श्वसन क्या है, श्वसन एक जैविक प्रक्रम है और यह अनिवार्य है, अनिवार्य और जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता। जिसकी सांसें रुकी उसकी ज़िंदगी भी रुक जाती है, ठीक। जिसकी सांसें रुकी उसकी ज़िंदगी भी रुक जाती है। लोग कहते नहीं कि इनकी सांसें नहीं चल रही है, इसकी सांसें नहीं चल रही, इसका मतलब हुआ उनका देहांत हो चुका है। तो इसका सांस हम हर मिनट, हर सेकंड लेते हैं। और तो सोचो हमारी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि, ठीक। तो चाहे कोई भी जीव हो वह हमेशा श्वसन करेगा, क्योंकि श्वसन एक जैविक प्रक्रम है और जीवों के यह जीवन भर चलने वाली घटना है। अगर सांस बंद जो तो ज़िंदगी खत्म, ठीक। तो इस चैप्टर हमारा श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन क्या है, हम एक बार श्वसन को, जब भी कोई क्या श्वसन क्या है इसका इंपॉर्टेंस समझना हो, दोनों नाक बंद करो, दोनों अपना मुख बंद करो तो समझ में आए श्वसन है क्या चीज़, ठीक। तो श्वसन क्या है, श्वसन को जाने। और श्वसन एक वयस्क व्यक्ति कितना लेता है, लगभग 15 बार 1 मिनट प्रति मिनट। और श्वसन डायफ्राम का क्या काम है, पूरा फिगर बना के हम देखें, नाक से लेकर डायफ्राम तक पूरा फिगर बना के अच्छे से देखें। तो इस चैप्टर में मतलब अलग अलग जीव अलग अलग ढंग से अपना श्वसन कार्य करते हैं, पर श्वसन करते जरूर हैं। और उनका तरीका भले अलग अलग, पर श्वसन करना उनके लिए अनिवार्य है, ठीक। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त है, क्योंकि अब तो हमारा फेफड़ों से ऑक्सीजन है और फेफड़ों से CO2 बाहर है, ठीक। पर इस CO2 को हमारे फेफड़े में लाया कौन, कैसे इसके फेफड़े में आया, उसका कार्य क्या है, कोशिका से ऑक्सीजन, मतलब कोशिका को ऑक्सीजन पहुंच गया और कोशिका की CO2 हमारे फेफड़ों में आ गया, पर आया कैसे, ये हमारा अगला चैप्टर है। तो अगला चैप्टर हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं हृदय। उसी में हम पढ़ेंगे
हृदय, हार्ट, हार्ट का क्या काम है? ठीक, जैसे श्वसन हमारा जीवन भर चलता है, वही हार्ट हमारा जीवन भर चलता रहता है। जिस दिन हार्ट बीट बंद, उसी को हम बोलते हैं हमारा कि मनुष्य को क्या आ गया, हार्ट अटैक। तो अगला चैप्टर हमारा समझ लो, हार्ट अटैक वाला कंडीशन समझेंगे कि हमारा हार्ट जीवन भर काम, तो हमारा हार्ट का जीवन भर काम करना क्यों जरूरी है, तो अगला चैप्टर हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या था कि उसमें था कि ऐसे ऑक्सीजन हमारा, हम सांस लिए, ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए। ठीक, हम ये बता दें कि ऑक्सीजन लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर कर दिए। ठीक, अब हम इसमें अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में। अब हमारा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब परिवहन तंत्र। ठीक, इसमें क्या होगा, अब ऑक्सीजन, फेफड़े में जो हमारा CO2 है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कोशिका तक और CO2 जो कोशिका में बना है उसको फेफड़े तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा, परिसंचरण तंत्र। जिसमें हम देखेंगे ब्लड, ब्लड में देखेंगे, और हार्ट देखेंगे, हार्ट का क्या काम है। ठीक, फिर आगे उसके बाद देखेंगे हम एक मतलब उत्सर्जन तंत्र, जो बोले एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो आगे इसमें चैप्टर नंबर क्या है हमारा, परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं रक्त। जब चलो कुछ मत करो, कुछ भी काटो, अगर कुछ कैसे सब्जी काट रहे हैं या फल काट रहे हैं, फिर हमारा गलती से हमारा हाथ कट गया तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा ना। कुछ भी काट रहे ब्लड निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, बैंडेज लगाते हैं। ठीक, तो देखो ब्लड हमेशा, ब्लड का कलर लाल होता है, लाल होता है नहीं होता है, वो लाल क्यों होता है। ठीक, इस लाल क्यों होगा, तो ब्लड हमारा हमेशा द्रव पदार्थ में होता है। ठीक, द्रव में होता है, और उसमें जो है RBC भी होते हैं, WBC भी होता है। ठीक, तो ऐसे ब्लड के प्रकार है। ठीक, तब परिसंचरण क्या देखते हैं, परिसंचरण तंत्र में क्या करना, परिवहन। परिवहन मतलब पहुंचाना, परिवहन मतलब पहुंचाना। इसमें क्या हो जाएगा, O2 को फेफड़े से कोशिका तक, और कोशिका का CO2 फेफड़े तक। और CO2 क्या है हमारा, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक, इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड, ब्लड या रक्त। इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड। इसी अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम कौन करेगा, हमारा CO2। देखो ऑक्सीजन क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन जरूरत क्यों पड़ती है, सभी पादप और जंतु क्या करते हैं, भोजन निर्माण। ठीक, सभी पादप और जंतु क्या करेंगे, भोजन का निर्माण। ठीक, तो मनुष्य में क्या होगा, मानव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन, और इसी विखंडन से क्या मिलेगा, हमें ऊर्जा। ठीक, इसी विखंडन से हमें जब ऊर्जा मिलती है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है। जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसकी ऑक्सीजन पूर्ति कौन कराएगा, हमारा ब्लड। ठीक, तो ब्लड क्या है, ब्लड जो है फेफड़े से कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और क्या दूसरा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, ठीक, उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड। इसीलिए हम परिवहन, देखो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है, फ्लो करता रहता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण। क्या करते हैं, परिसंचरण मतलब परिवहन, परिवहन मतलब पहुंचाना। ठीक, क्या करना, ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिका तक, और कोशिका के जो CO2 बना है उसको फेफड़ों तक। ठीक, तब अब हम देखते हैं हमारा ब्लड। तो ब्लड का क्या काम है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या काम कब करता है। ठीक, तो उसमें हृदय का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक, और फेफड़ों का काम, फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कौन सी सिरा लेकर जाती है, कौन सी धमनी लेकर जाती है, उसको हम अब देखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ब्लड। समझ में आया ना कि हमें जब भी कुछ कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, ब्लड। ब्लड निकलता है, नहीं निकलता है, ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक, इसीलिए देखो, तब आप देखो, अब कोई पूछे कि परिसंचरण तंत्र क्या है, तो उसको आसानी भाषा में करना, परिवहन करना। ठीक, हमारा ब्लड क्यों जरूरी है, ब्लड शरीर में क्यों जरूरी है, क्योंकि यह हमारे परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कोशिका तक, कोशिका का जो CO2 बना है वह हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। तभी तुम श्वसन तंत्र पढ़े थे, श्वसन में देखे थे कि ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर करना, ये तो सिर्फ फेफड़ों तक काम था। और श्वसन तंत्र में देखेंगे कि ऑक्सीजन लिए फेफड़ों से CO2 बाहर निकाले, पर उस फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाया, उस कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने का काम हमारा कौन करेगा, जो है रक्त। ठीक, ये ब्लड करेगा कि कोशिका का CO2 लाकर हमारे फेफड़े में पहुंचाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं ब्लड।
अब हम देखते हैं ब्लड, रक्त, रक्त या ब्लड। ठीक, अब ब्लड, अब ब्लड देखो ना, चलो चोट लग गई हमें, कटा, क्या हमें ठोस पदार्थ निकलता है? नहीं, ठोस पदार्थ निकलता है कि जैसे क्या ठोस पदार्थ किसे कहेंगे? जैसे कठोर चीज निकलता है, नहीं, ब्लड कठोर होता है कि ब्लड हमारा कटा कैसे निकला? जैसे पानी की तरह ना निकलता है, पानी की तरह, उसे क्या बोलेंगे? या क्या है? तरल, तरल पदार्थ। तरल मतलब द्रव, द्रव मतलब, द्रव मतलब क्या होगा? जो हमें, जो पानी की तरह हो उसको बोलेंगे हम द्रव। और क्या काम है या क्या है? शरीर O2 और CO2 का परिवहन। इसको कहाँ लेकर जाएगा? इसको कोशिका तक, कोशिका और तक। और यह क्या करेगा? यह क्या करेगा? कोशिका से बाहर, इसे क्या बोलेंगे? अपशिष्ट को बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर। और क्या काम है O2? और क्या काम करता है? भोजन के पाचन में सहायक। ठीक, भोजन पाचन सहायक है नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन की वजह से हमारा भोजन का विखंडन होगा। जब भोजन का विखंडन होगा तब क्या होगा? भोजन का विखंडन, इसे क्या मिलेगा हमें? ऊर्जा। ठीक, और डॉक्टर क्या काम है? पूरे बॉडी में मिलता। ठीक, तो पूरे बॉडी में मिलता है या कोशिका से CO2 और O2 का परिवहन करता है। देख मतलब ये तरल होता है, पानी की तरह, लिक्विड की तरह, ठोस की तरह नहीं, ठोस नहीं होता, मतलब कठोर नहीं होता, एकदम पानी की तरह, द्रव की तरह होता है। ठीक, और क्या है? या भोजन में पाचन सहायक है। ठीक, अब देखो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। देखो नंबर 1 पे देखो, नंबर 1 क्या है? प्लाज्मा। क्या है प्लाज्मा? कैसे होगा? तरल। ठीक, तो फिर हमारा RBC, जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और तीसरा पे देखो, इसे लाल क्यों बोलेंगे? ठीक, RBC में लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाल, इसमें लाल रंग क्यों? अभी दिखा है हमारा हाथ कटा तो लाल कलर की क्यों निकलता है? सफेद भी निकल सकता है, पीला भी निकल सकता है, नारंगी भी निकल सकता है, पर लाल ही क्यों निकलता है? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, मतलब हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है। ठीक, अब कोई भी पूछे रक्त का लाल, मतलब रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, इसलिए वह उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, तो अब कोई पूछे तो अगर ऐसा ब्लड हाथ कटा तो कोई बोले इसका रंग लाल ही क्यों है, तो उसको तुरंत बताना कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं काम क्या है? या O2 के साथ परिवहन। ठीक, ठीक, जैसे ऑक्सीजन के साथ ही काम करता है। ठीक, अगर यह देखो क्या, अगर हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक, इसकी अगर कमी हुई तो क्या हो जाएगा? O2 का परिवहन में कठिनाई। ठीक, O2 के परिवहन में क्या हो जाएगी? कठिनाई। ठीक, तो देखो हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, जो द्रव रूप होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है। देखो रक्त गाढ़ा होता है ना, बहुत पानी की तरह नहीं होता, पानी की तरह नहीं होता, एकदम गाढ़ा होता है, गाढ़ा, उसी गाढ़ेपन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक, और उसमें लाल रक्त कणिका होती है। ठीक, लाल रक्त कणिका क्या करते हैं? यह जो है उसका मतलब लाल रक्त कणिका। अब पूछेंगे लाल ही क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। ठीक, इसी हीमोग्लोबिन नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लाल रक्त, वह लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और दूसरा देखो, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ परिवहन करता है। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन का काम मतलब हमारा कम हुआ तो क्या हो जाएगा? हमें ऑक्सीजन परिवहन में कठिनाई होगी। ठीक, इसलिए जो बातें हमें हीमोग्लोबिन को बनाए रखना चाहिए। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो हमें क्या हो जाएगा? इसी की वजह से हमारा क्या हो जाएगा? एनीमिया भी होता है। ठीक,
अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या पाया जाता है हमारा, WBC। इसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड कार्ड सेल, इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक, इसी बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ठीक, देखो अब हमारा देखो आरबीसी है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। ठीक, डब्ल्यूबीसी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्या करेगा, हमारे रोगाणु को मारता और क्या करता है, रोगों से बचाता, रोगों से बचाओ। ठीक ठीक, हमें रोगों से बचाव का काम कौन करेगा, हमारा डब्ल्यूबीसी। ऐसे हमें जुकाम हुआ, ये देखो जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, और किसी को बहुत ज्यादा हल्का बुखार भी हो, बहुत ज्यादा नहीं हल्का बुखार भी हो, जो किसी को अपने आप ठीक हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे रोगों में सहायता करता है। ठीक, और अगला क्या है हमारा नंबर 1, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, चलो अब प्लेटलेट्स क्या, चलो अभी हमारा हाथ कट गया। ठीक, और अब इसे जो ब्लड है, ब्लड हमेशा बहता ही रहे, बहता ही रहे, बहता रहे, क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जितना ब्लड है सब निकल जाएगा। ठीक, देखो हाथ कटा, हाथ कटने के बाद अब इसका ब्लड बहना बंद ही ना हो, हमेशा बहता ही रहे, बहता रहे, तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का पूरा ब्लड निकल जाएगा। तो प्लेटलेट का क्या काम है, देखो रक्त बहने से रोकना, इसको क्या बोलेंगे, रक्त का थक्का बनना, जहां चोट लगी हो, जहां चोट लगी हो। ठीक, यहां क्वेश्चन है वो, यदि रक्त बहना ना बंद हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर रक्त का बहना बंद ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसलिए रक्त का मतलब चोट लगी तो हमें कुछ समय बाद देखते हैं कि हमारा वहां का ब्लड बहना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हमारा है, जो देखो ये प्लेटलेट्स जो है वहां पे उसका क्या काम करता है, वहां पे वह ब्लड को बहने के लिए वहां पर थक्का बना देता ताकि ब्लड आगे ना बहे। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, तो हमारा क्या है प्लेटलेट्स का काम। ठीक, ब्लड में सोचो इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा क्या है, ब्लड में हमारे इतना बड़ा काम करने वाले मतलब कंपोनेंट है। इतना जो कंपोनेंट क्या है, देखो एक है प्लाज्मा की तरह जो ब्लड को हमेशा तरल बनाए रखता है। ठीक है, गाढ़ापन बनाए रखता है। दूसरा आरबीसी लाल रंग, लाल रंग क्यों होगा, क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ परिवहन अच्छे से करता है। ठीक, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेगा, अच्छा बॉन्ड। तो अगर अच्छा बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में आएगा। तो और अगर ऑक्सीजन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम हो गया तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, तो ऑक्सीजन कम हमारे शरीर में आएगा, जो क्या है, जो एक प्रकार की हमें ऑक्सीजन मतलब सांस लेने करना ही होगी। और दूसरा श्वेत रक्त कणिका, यह रोगों से हमें बचाता है। और प्लेटलेट्स यह ब्लड को थक्का बनाने में काम करता है। तो सोचो ब्लड में यह 4 कंपोनेंट है, लेकिन चारों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थक्का बनाता है, एक लाल रंग करता है, दूसरा रोगों से बचाता है, तीसरा ब्लड को तरल बनाए रखता है। तो ब्लड का हमारा यही काम है। और देखो तरल पदार्थ है ही, या O2 और CO2 का परिवहन ही करता है, लाल रंग का होता है, भोजन के पाचन में सहायक करता है, और पूरे बॉडी मिलता है। कहीं ब्लड काटो, अंगुली में काटो या पैर में अंगुली में काटो तो हमें देखते हैं हर जगह ब्लड निकलता है। ठीक, तो यह था हमारा ब्लड। ठीक, इस ब्लड का अंतः शोषण में क्या होता है, ठीक, रक्तवाहिनियां अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। ठीक, अब ब्लड देखो रक्तवाहिनियां जिसमें रक्त बहता है उसे क्या बोलेंगे, रक्तवाहिनियां क्या है, जिसमें रक्त बहता उसे क्या बोलेंगे हम, रक्तवाहिनी। ठीक, देखो ब्लड है, ब्लड तो बहने की जगह चाहिए ना, उसी बोलेंगे रक्तवाहिनी। ठीक, अभी बताते हैं रक्तवाहिनी का सिरा क्या है, धमनी क्या है। पहले देखो रक्तवाहिनी अंतः शोषण, अंतः शोषण क्या है, पहले इसमें क्या करते हैं हम, O2 को अंदर, और अंतः शोषण क्या है, देखो अंतः शोषण में हम O2 को अंदर लिए, तो O2 को अंदर लिए क्या हो गया, या कहाँ गया, O2 को अंदर किए क्या गया, फेफड़ों में, फेफड़ों से क्या कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों जाएगा हमारे हृदय में, हृदय के बाद कहाँ जाएगा हमारा ये कोशिका में। ठीक, फिर कोशिका के बाद कहाँ जाएगा, ये कोशिका से क्या करेगा, कोशिका में कहाँ पहुंच, देखो ऑक्सीजन, जब अंतः शोषण में हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कहाँ गया हमारा, फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ गए, हृदय में गए, हृदय मतलब हार्ट में गए, हार्ट के बाद कहाँ गए, कोशिका में, कोशिका से क्या होगा, कोशिका में भोजन विखंडन, जब भोजन विखंडन हो गया तो क्या हो जाएगा, अब बचेगा CO2 अपशिष्ट, CO2 अपशिष्ट। अब इसको कहाँ जाएगा हमारा, CO2 जाएगा हमारा रक्त में, रक्त कहाँ पहुँचाएगा, हृदय में, हृदय कहाँ पहुँचाएगा इसको, फेफड़े में, फेफड़ा से कहाँ जाएगा हमारा, फेफड़े से कहाँ जाएगा, बाहर,
ठीक, इसी को क्या बोल देंगे हम, उच्च वसन। ठीक, देखो अंतः श्वसन, जैसे हम श्वसन पढ़ने के बाद हमें जस्ट क्या पढ़ रहे हैं, परिवहन संचरण तंत्र। देखो ऑक्सीजन लिए, यह था हमारा श्वसन, फिर उसको क्या किए, फेफड़े में पहुंचा दिए, फेफड़े में पहुंचाने के बाद हृदय पहुंच गया, हृदय से क्या काम किया, कोशिका में, कोशिका में भोजन बना, भोजन बनने के बाद क्या हुआ, भोजन का विखंडन शुरू हुआ, विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट निकला, उस अपशिष्ट को हम पहुंचा दिए फिर ब्लड में, ब्लड में छोड़ दिए। अब ब्लड क्या करेगा, इसे पंप करते पहुंच जाएगा हमारे हृदय में, हृदय के बाद क्या हो जाएगा, फिर हृदय पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, फेफड़े में, फेफड़े में क्या हो जाएगा, उच्च वसन, फेफड़े के बाद हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये उच्च वसन। तो अंतः श्वसन, उच्च श्वसन क्या है हमारा, यह रक्त के ही परिसंचरण पर ही डिपेंड करता है कि अगर रक्त हमारा CO2 लाएगी तो उसको बाहर निकालने के लिए उच्च वसन होगा। ठीक है, तो रक्त हमारा जो है CO2 लेकर जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा अंतः श्वसन। इसलिए श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र दोनों का बहुत ज्यादा एक साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब पाचन तंत्र का इंपॉर्टेंट देखो, पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है कि भोजन शरीर में जाएगा, उसका पाचन करने के लिए हमें श्वसन करना पड़ेगा, श्वसन में हम ऑक्सीजन लेंगे तो उस ऑक्सीजन को परिवहन करने का हमारा करेगा ब्लड। तो यह था हमारा रक्त और यह रक्त वाहिनियां। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा हृदय। ठीक, हृदय क्या है, अब देखेंगे हर हृदय 4 पार्ट होते हैं, हृदय क्या है, हृदय का काम क्या है उसको हम देखेंगे, मतलब ब्लड के बारे में अच्छे से जान के अब हम देखते हैं हृदय। अब क्या देखेंगे, हृदय। ठीक, अभी हृदय देखो कैसे होता है हृदय। देखो देखो एक बार समझने के लिए, बहुत हार्ट एकदम हार्ट का फिगर अच्छे से नहीं बना, बहुत एक बार समझने के लिए देख लो। ये हमारा क्या है, फेफड़ा। ये क्या है, फेफड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम, हृदय। ठीक, हृदय, हृदय हमारे 4 पार्ट होते हैं, हृदय कितने पार्ट, 4 भाग। ठीक, ये कैसे होता है, लगभग भूरे रंग का, भूरे रंग का। ठीक, कैसा होता है, भूरे रंग का। और इसमें कितने 4 पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, दाया अलिंद, और इसे क्या बोलेंगे हम, दाया निलय, इसे क्या बोलेंगे हम, बाया अलिंद और बाया निलय। ठीक, अब कोई पूछे कि मतलब हृदय के, इसे हृदय से हार्ट बोलो, हार्ट, HART, हार्ट, हार्ट के कितने भाग, तो 4 पार्ट, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, दाया अलिंद हो गया, दाया निलय, और बाया अलिंद, बाया निलय। ठीक, कभी सोचो, देखो कभी हृदय है, बाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया निलय, अलिंद, बाया निलय। ठीक, कभी सोचो हृदय कहाँ है, हृदय हमारे जस्ट वक्षगुहा देखे थे जिसमें हमारा फेफड़ा था, फेफड़े के जस्ट ऊपर, फेफड़े के जस्ट ऊपर हमारे हृदय है। ठीक, हृदय वक्षगुहा में जो हमारे देखे पसली पिंजरे जो चारों तरफ से गिरी है, देखो पूरा बॉडी खड़े हो, बॉडी की देखो जस्ट नीचे बाएं तरफ, हल्का बाएं तरफ झुका हुआ है। ठीक, नीचे तरफ देखो, इसे एक कप कटोरे की तरह है, लगभग 250-300 ग्राम का होता है। ठीक, जस्ट यहीं पे है। ठीक, हमारे वक्षगुहा के जस्ट नीचे। ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, हृदय कहाँ पे है, लगभग हमारा ये कहाँ पे है, वक्षगुहा में, वक्षगुहा में। और क्या क्या है, इसका काम क्या है, परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन। और क्या क्या काम करता है, निरंतर, निरंतर चलना। सोचो निरंतर, हमें मतलब लगातार खड़े रहते हैं हमारा पैर दर्द करने लगता है, लगातार बोलते रहते हैं हमारा मुंह दर्द करने लगता है, लगातार हाथ से काम करते हैं हमारा हाथ दर्द करने लगता है। सोचो हृदय निरंतर लगातार चलता है, जिस दिन यह रुका, जिस मिनट रुका, उसे क्या बोलते हैं हम, हार्ट अटैक। तो क्या हो जाएगा हमारा हार्ट अटैक। तो सोचो यह निरंतर चलता रहता है। ठीक, और क्या कर, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण, अपशिष्ट को बाहर, अपशिष्ट को क्या करेगा ये, बाहर। ठीक, सोचो कि हमारा दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, या जो डिवाइड किए हैं अलग अलग हैं, क्यों अलग, ताकि कोई भी ब्लड किसी में मिक्स ना होने पाए। मिक्स ना होने के लिए हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, इसको मिक्स ना होने पाए इसलिए ये यहाँ पे है। ठीक, अब क्या देखते हैं, चलो
यहाँ से देखो पूरा बॉडी, पूरा शरीर, पूरे शरीर का क्या होगा, CO2 CO2 ग्रहण किया हुआ रक्त, ठीक, जिसमें CO2 है, ठीक। कोशिका देखा क्या हुआ, कोशिका क्या भाई, भोजन, भोजन में क्या निकला हमारा, CO2 CO2 क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। इसी अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेंगे हम, क्या हुआ, पूरे बॉडी का अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। इसको कौन लेकर आएगा, इसको लेकर आएगा हमारा दायां लिंग में, कौन लेकर आएगा, महाशिरा, ठीक, इसको कौन लेकर आएगा, महाशिरा। पर यहाँ एक बात और समझो, इस बात को समझने के पहले आप समझो, पहले धमनी क्या है या शिरा क्या है, ठीक। इस धमनी और शिरा को पहले समझो, ठीक। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिरा, ठीक। धमनी क्या है, शिरा क्या है, इसे आर्टरी बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं, ठीक। चलो हमारा ब्लड ऐसे, हाथ देखो, हाथ में, हाथ को टच करो, जो देखो, जो हल्की मोटी सबसे देखो हाथ की नब्ज को, सबसे मोटी नस दिखाई दे रही है, जो मोटी नसें हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको धमनी बोलते हैं। क्योंकि धमनी क्या है, धमनी मोटी होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक। धमनी क्या होगा, धमनी में मोटी परत और क्या होता है, O2 वाला ब्लड, O2 वाला रक्त, ठीक। O2 वाला रक्त मतलब इसमें क्या बोलेंगे, देखो जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको बोल देते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें शुद्ध रक्त, इसमें क्या बनेगा, शुद्ध रक्त, ठीक। तो समझो, जो देखो डॉक्टर जो ग्लूकोज भी लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, वो हमारे धमनी कभी नहीं लगाते, क्योंकि धमनी की परत मोटी है और उसमें क्या है, उसमें शुद्ध रक्त होता है, ठीक। शुद्ध रक्त होगा तो क्या हो जाएगा, वह उसकी परत मोटी भी है, उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक। हमारी धमनी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। इसलिए डॉक्टर भी जब भी लगाते हैं तो हमें ग्लूकोज किस में लगते हैं, ग्लूकोज में लगता है हमारे शिरा में। शिरा क्या है, यह क्या है, इसकी पतली परत कितनी है, पतली परत, और क्या हो जाएगा, यह इसमें CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला रक्त, ठीक। अब यह इसमें क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त, ठीक। इसे शुद्ध अशुद्ध के नाम इसलिए रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है उसको शुद्ध रक्त बोलती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको अशुद्ध रक्त बोलनी है। तो देखो शिरा क्या है, धमनी क्या समझेंगे, धमनी वह है इसकी परत मोटी होती है और इसका प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से उसमें ब्लड फ्लो करता है, और शिराएं में थोड़ा धीरे धीरे होता है, ठीक। शिराएं क्या होती हैं, इसमें क्या होते हैं, शिराएं में अनेक शिराएं आगे और पतली हो जाती हैं, ठीक। शिराएं पतली होती है, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते उनकी शाखाएं निकलती रहती, पतली होती चली जाती, ठीक। तो क्या हुआ, देखो हमारा ब्लड का जो मतलब CO2 था, CO2 ग्रहण किया हुआ ब्लड था, वह महाशिरा द्वारा हमारा दायां लिंग में पहुंच चुका है, ठीक। तो दायां लिंग में हमारा क्या हुआ, ब्लड पहुंच चुका है। इस दायां लिंग में ब्लड क्या होगा, अब हमारा क्या जाएगा, अब दायां लिंग ब्लड जब महाशिरा द्वारा, जिसमें अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त किसे बोले, देखो महाशिरा लिखे हैं, महाशिरा क्यों लिखते हैं, क्योंकि शिरा में क्या, देखो इसको समझो पहले, शिरा में क्या है, CO2 वाला ब्लड और उसकी परत पतली होती है, ठीक। देखो शिरा का सबसे बड़ी शाखा क्या है, देखो शिरा का सबसे बड़ी शाखा, शिरा का सबसे बड़ी शाखा क्या है, हमारा महाशिरा। देखो पूरे बॉडी का CO2 वाला ब्लड कौन लेकर आएगा, हमारा महाशिरा कहाँ लेकर जाएगा हमारा दायां अलिंद में, ठीक। दायां अलिंद में लेकर गया, तो दायां अलिंद क्या करेगा, वह जो है यहाँ से एक लगा रहता है वाल्व, ठीक। इस वाल्व को तोड़कर पहुंच जाएगा हमारे दायां नीले में, ठीक। देखो यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, ठीक। जैसे दायां अलिंद में हमारा, देखो दायां अलिंद है तो क्या हुआ, जब उससे प्रेशर पड़ेगा, देखो हमारी हृदय की गति लब बिडब आवाज करती है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ देखो पहले स्पंदन की ध्वनि, देखो ऐसे लब डब, इसे संकुचन और फैलाव, देखो ब्लड है, इसमें महाशिरा से ब्लड दायां अलिंद में जाना है, तो क्या करेगा, नीचे संकुचित हो जाएगा, ऊपर फैल जाएगा, नीचे संकुचित, देखो ऐसे ब्लड है हमारा, चार
4 परत में बैठ है कि नहीं है। देखो इसको ऊपर वाला दोनों मान लो, इसको नीचे वाला दोनों मान लो, तो क्या होगा, नीचे वाला से दब जाएगा तो ऊपर वाला फैल जाएगा, नीचे वाला फैल जाएगा तो ऊपर वाला दब जाएगा। ऐसे दबेगा या फैल जाएगा, या दबेगा तो फैल जाएगा, या दबेगा या फैल जाएगा, या फैल जाएगा या दबेगा। तो ऐसे दबेगा फैल जाएगा, दबेगा फैल जाएगा, तो क्या होगा, महाशिरा से दाएं आलिंद में ब्लड जाना है तो क्या हो जाएगा, देखो दाएं आलिंद पूरा फैल जाएगा और दाया नीले सिकुड़ जाएगा, तो ब्लड हमारा क्या पहुंच जाएगा, दाया आलिंद में। ठीक, ब्लड पहुंच जाएगा दाया आलिंद में। देखो यहाँ लिखे अस्पंदन की ध्वनि हमारी लब और डब होगी। ये संकुचन और फैलाव चलता रहता है। ठीक, संकुचन होगा तो ब्लड हमारा नीचे पहुंच जाएगा, फैलाव होगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा। ठीक, देखिए नहीं देखिए, जैसे क्या होगा, हमारे फेफड़े को जब फुलाए थे, फेफड़े को फुलाएंगे तो हमारा ब्लड अंदर जाएगा, फेफड़े को जब थोड़ा डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, देखो डायफ्राम ऊपर आएगा और हृदय जो माटे हमारा वो फेफड़ा जो है हमारा अंदर की तरफ झुक जाएगा, तो क्या होगा, ब्लड बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक, जब फेफड़ा फैल जाएगा और क्या होगा, डायफ्राम नीचे चला जाएगा तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। तो वही है, जब संकुचन होगा तो ब्लड नीचे चला जाएगा और फैला होगा ब्लड ऊपर जाएगा। इसलिए 4 पार्ट में बना है। ठीक, ऐसे लब करेगा फिर डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे ब्लड आता जाता रहता है। ठीक, इसमें क्या करें, देखो 1 मिनट में 72 से 80 बार, 72 से 80 बार नाड़ी चलती है। ठीक, तुम्हारी जब नाड़ी जो है 72 से 80 बार 1 मिनट में स्पंदन करती है, लब 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 लब। सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, सोचो। ठीक, 1 मिनट में 72 से 80 बार करता है, सोचो 1 मिनट में 60 सेकंड, सोचो 1 सेकंड में लगभग 2-3 बार। ठीक, 1 सेकंड में लगभग 2 बार, सोचो। तो यह हमारे 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार इसका स्पंदन होता है। ठीक, अब हमारा ब्लड कहाँ पहुंचे, महाशिरा द्वारा दायां आलिंद में। दायां आलिंद में पहुंच गया, तो दायां आलिंद पहुंचने पर क्या होगा, दायां यहाँ से देखो, यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे CO2 वाला ब्लड रक्त और यहाँ पे CO2 वाला रक्त। ठीक, अब कोई पूछे कि हमसे कि क्या हमारे दायां आलिंद और दाएं नीलिंद दोनों में CO2 वाला ब्लड होता है, हाँ होता है। ठीक, कोई पूछे कि देखो, अब कोई पूछे कि हमारे हृदय में ब्लड लाता कौन है, सबसे पहले लाएगा महाशिरा। क्वेश्चन देखो, रटो मत, बिल्कुल मत रटो, सिर्फ समझो अच्छे से समझ जाओगे तो रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ना समझ में 2-3 बार वीडियो को फिर से देख लेना तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, उसका भोजन बनाया, CO2 इकट्ठा हुआ, इस इकट्ठा CO2 को अब हमारा ब्लड लेकर जाएगा हृदय में लेकर जाएगा। पर हृदय को सबसे पहले हमारे हृदय में ब्लड कौन लेकर जाएगा, उस ब्लड को ले जाने का काम करेगा हमारा महाशिरा। महाशिरा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा CO2 वाला ब्लड, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, तो महाशिरा पहुंच गया हमारा दायां आलिंद में। ठीक, दायां आलिंद क्या करेगा, हमारे जो CO2 वाला ब्लड को अपने पास रखेगा, फिर क्या हो जाएगा, वही दायां नीले में छोड़ देगा। फिर दायां आलिंद और दायां नीले दोनों में क्या हो जाएगा, हमारा पहुंच गया कौन सा ब्लड, CO2 वाला ब्लड। बस यहाँ पर पहुंचने के बाद सीधा कहाँ पहुंचेगा, देखो मैं फेफड़ा बनाई थी ना, अब यही दायां नीले वाला ब्लड हमारा सारा पहुंच जाएगा डायरेक्ट फेफड़े के पास। ठीक, यही CO2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, फेफड़े के पास। ठीक, इसी फेफड़े के पास हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। इसी क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुस धमनी। ठीक, तब इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे देखो, इसी जो फेफड़े के पास हमारा जो लेकर जाएगा, इसी क्या बोलेंगे हम, फुफ्फुस धमनी। देखो यहाँ पे देखो, ये चीज यहाँ पे अपवाद है। ठीक, अपवाद किसे बोलते हैं कि यह 100 में एक चीज जो है कि ये रैंडम मिल गया, रैंडम मतलब कि अजीब अद्वितीय मिल गया। ठीक, ये अपवाद है। धमनी में हमारा देखो, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, हमेशा 100 में 99 बार। पर जो ये फुफ्फुस धमनी जो है, जो हमारा दायां नीले से ब्लड लेकर जाकर फेफड़े के पास जाती है, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा फेफड़े के पास जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला रक्त। ठीक, इसमें कौन सा ब्लड है, हमारा CO2 वाला रक्त। इसलिए फुफ्फुस धमनी को क्या बोलेंगे, अगर कोई पूछे फुफ्फुस धमनी में कौन सा ब्लड होता है, फुफ्फुस धमनी में हमारा CO2 वाला ब्लड होता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 जो है इसको किसको देगा, देगा हमारे फेफड़े को, तो वहां से लेकर ऑक्सीजन लेगा। ठीक, अब क्या करेगी हमारी यहाँ से, इसको बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस सिरा क्या करेगा, यह कौन सा ब्लड लेकर आएगा, यह O2 वाला रक्त। ठीक, यहाँ 2 अपवाद मिले तुमको। सिरा में हमेशा कौन देखो, सिरा में हमेशा CO2 वाला ब्लड बोलता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। अब धमनी में शुद्ध वाला रक्त, जिसको बोलेंगे O2 वाला। पर यहाँ से देखो, जो दायां नीले में हमारा CO2 वाला ब्लड है, उसको कौन लेकर जाएगा फेफड़े के पास, हमारा लेकर जाएगी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस क्या है, देखो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा होगा, धमनी मतलब जो O2 वाला ब्लड लेकर जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है यह CO2 वाला ब्लड लेकर जाएगी। ठीक, इस CO2 वाला ब्लड को इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। तो 2 अपवाद मिले, एक फुफ्फुस धमनी, एक फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्या हो जाएगा, यह जो ऑक्सीजन देखो श्वसन में जो ऑक्सीजन लिए थे, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाएगा, ब्लड मिलाने के बाद हमारा पहुंच जाएगा बायां
आलिंद में, ठीक है। बाएं आलिंद से क्या हो जाएगा, हमारा बाएं नीलेन जाएगा। बाएं नीलेन जाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे O2 वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड, यहाँ पे भी O2 वाला रक्त, ठीक। इसलिए यहाँ पे दोनों O2 वाला ब्लड है, यहाँ पे दोनों CO2 वाला ब्लड है। फिर इससे क्या हो जाए, यहाँ से पहुँच, यहाँ से फिर पहुँच जाए हमारी, इसे बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी क्या काम करेगी, हृदय से रक्त पूरे शरीर में, पूरे शरीर कहाँ जाएगा हमारा, कोशिका में, फिर कोशिका भोजन बनाएगी। तो यही प्रक्रम हमारा चलता रहता है, ठीक। अब समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा? तो यह था हमारा पूरा हृदय का पार्ट। तो सोचो, तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आया? पूरी बात को समझ में आया, अच्छे से समझ में आए? फिर देखो, पहले धमनी को समझो, पहले धमनी और सिरा को समझ जाओगे, पूरी बात को अच्छे से समझ जाओगे। धमनी क्या है, इससे शुद्ध रक्त होता है। और धमनी में एक बार देखो, इसमें क्या होगा, दबाव ज़्यादा, ठीक ठीक। अगर देखो ब्लड प्रेशर, यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर देखते हैं, रक्तदाब, रक्तदाब इसको या ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इसको क्या कितना होता है, 120, इसको बोलेंगे अधिकतम, इसे बोलेंगे न्यूनतम, ठीक। इसको बोलेंगे अधिकतम और उसको बोलेंगे न्यूनतम। तो हमारे रक्त का दाब इतना होगा 120/180, वह अधिकतम होता है, वह न्यूनतम होता है। और 1 मिनट में 72 से कितने 80 बार। जब हम दौड़ते हैं तो देखो हमारा हृदय और जल्दी धक 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 करता है ना, तो दौड़ने पर इसका रक्त जो है स्पंदन दर और तेज हो जाता है, ठीक। तो कभी दौड़ के देखो, ऐसे हाथ पर रख कर देखो तो बहुत धक 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 की आवाज़ आती है ना, क्यों आती है, क्योंकि जो है उस समय हम दौड़े तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन जो है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन और जरूरत है, ठीक। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे ब्लड शरीर को ऑक्सीजन और जरूरत होती है। उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए हमारे हृदय और जल्दी धक धक ऐसे पंप करता है, छोड़ता है, पंप करता है, छोड़ता है, पंप करता है, छोड़ता है, पंप करता है, छोड़ता है। तो क्या करता है, ब्लड हमारे रक्त को पंप करेगा, छोड़ेगा, पंप करना, पंप, इसको देखो पंप, यहाँ सिंपल समझो, रक्त हृदय क्या करेगा, रक्त को पंप करना, ठीक। पंप करना, निरंतर चलना, हमारे हृदय के जस्ट बीच में होता है। देखिए थोड़ा जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको निलय बोलते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय और बायां निलय, वह बाएं तरफ हल्का झुका रहता है, ठीक, बाएं तरफ झुका रहता है। तो क्या हुआ, वो हमारा बाएं अलिंद हो गया, वो जो है निलय बाएं तरफ झुका रहता है। इसलिए बोलते हैं कि हमारा लगभग बाएं तरफ जो है वृश्चिक में बाएं तरफ हमेशा हल्का झुका रहता है, इसलिए बोलते हैं कि हृदय हमारा बाएं तरफ है, ठीक। देखो अब समझो, हृदय का पूरा यह 4 पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक, 2 अलिंद 2 निलय। हृदय काम क्या है, यह CO2 को लेता है, CO2 और O2 को पंप करता है, वक्ष गुह में होता है और जो है हमेशा निरंतर कार्य करता रहता है। जिस दिन यह बंद होगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है और 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार। दौड़ते समय यह लगभग और तेज हो सकता है, और धक धक की आवाज़ करता है, ठीक। यह था हमारा मतलब हृदय का काम। यह हमेशा 24 घंटा हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर समय चलता रहता है, इसलिए निरंतर चलता है। सोचो, हम सांस लेना बंद कर दें, हृदय का धड़कना बंद हो जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। सोचो, यह जल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल तो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो तो अलग बात है, पर हृदय का धड़कना और सांस लेना, ये हमारे 1 मिनट भी अगर हमारे लिए रुक जाए, 1 सेकंड भी रुक जाए, जब हम 10 सेकंड रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड रोक सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रोक लेंगे तो सोचो हमारी जान भी जा सकती है। तो श्वसन और हृदय का धक धक करना, स्पंदन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमारा ठीक है, 4 पार्ट हुए, 2 अलिंद 2 निलय, ठीक। और धमनी क्या है, सिरा क्या है, सिरा को समझे हम, जिसमें हमारा CO2 वाला ब्लड होता है, अशुद्ध मतलब रहता है। पर यह जो फुफ्फुस सिरा है इसमें शुद्ध रखता है, यह अपवाद है, इसको हमेशा ध्यान रखना। फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यह फेफड़ों से ब्लड को हृदय में लाता है, ठीक। तो फेफड़े से हृदय में ब्लड लाने वाला काम कौन करता है, फुफ्फुस सिरा। इसमें जो है, इसलिए उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ठीक। और जो है फुफ्फुस धमनी, इसमें क्या होता है, यह हृदय के ब्लड को फेफड़ों के पास लेकर जाता है, क्योंकि फेफड़े में क्या है, हमारा ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ब्लड में तो मिलाना ही है ना, तो मिलाएगा कौन, फुफ्फुस धमनी जो है ब्लड को लेकर जाएगा हमारा फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, फिर उस ऑक्सीजन को मिले ऑक्सीजन को लेकर आने का काम करेगा हमारा, जो क्या करेगा हमारा फुफ्फुस सिरा, ठीक। और क्या है, इसमें धमनी में मोटी उत्परित होती है, ठीक। इसका दबाव भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए डॉक्टर जब भी लगाते हैं तो हमारे जो सिरा है ना, सिरा की जो पतली पतली नसें होती है उसमें ब्लड ग्लूकोज लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका दबाव थोड़ा कम होता है, ठीक। इसका क्या होगा, दबाव कम, ठीक। चाहे धमनी और सिरा हो, सबसे बड़ी ये आगे जाती है, बढ़ती जाती है, अब इसकी अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं, ठीक। तो चलो देखो, ठीक। या सिरा में आप समझ, सिरा क्या है, जिसमें हमेशा CO2 वाला ब्लड होगा। अब धमनी क्या है, जिसमें O2 वाला ब्लड होगा। शुद्ध या अशुद्ध समझ चल सकते हो, इसमें ऑक्सीजन हुआ शुद्ध, इसमें CO2 हुआ अशुद्ध। तो क्या हुआ,
अब देखो कोशिका से भोजन बना नहीं बना, बन गया, उससे क्या निकला, CO2 निकला। अब CO2 को क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक, कोशिका में भोजन कहाँ से आया, पाचन द्वारा, समझे थे ना, छोटी आंत में भोजन पहुंच चुका है, जहाँ पे भोजन का अवशोषण स्टार्ट हो चुका है, वह भोजन हमारे कोशिकाओं में अब जाएगा, कोशिका में जाएगा। ठीक, कोशिका में जाने के लिए क्या करेगा, कोशिका में जाएगा, वहाँ भोजन पहुंच चुका है, पर उसका विखंडन होगा तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, विखंडन होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हमें क्या करें, वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा, पहले ये समझ लो, चलो भोजन में ऑक्सीजन बन चुका है, वहाँ से CO2 निकाल लिए हैं। ठीक, तो CO2 क्या पहुँच जाएगा हमारे पूरे शरीर में, किसके द्वारा, ब्लड द्वारा। CO2 रक्त में, CO2 को रक्त में छोड़ दिए हैं, रक्त में हमारा CO2 पहुँच चुका है। अब क्या हो जाएगा, CO2 को, पूरे बॉडी का CO2 हमारे रक्त में पहुँच चुका है, पर उसको लेकर कौन जाएगा, तो हमारा काम आ जाएगा महाशिरा। शिरा में भी महाशिरा सबसे बड़ी शाखा, शिरा तो छोटी छोटी होती है, शिरा शिरा हो देखा, महाशिरा, शिरा, शिरा वाहिकाएं, शिरा की जो पतली पतली परतें होती हैं उसे शिरा वाहिकाएं बोलती हैं। तो क्या हुआ, रक्त जो हुआ हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, महाशिरा में, महाशिरा द्वारा हमारा पहुँच जाएगा दायां अलिंद में। ठीक, दायां अलिंद में पहुँच चुका है, फिर संकुचन होगा, फैलाव होगा, संकुचन फैलाव से ब्लड जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ से देखो दायां अलिंद से ब्लड पहुँच जाएगा हमारा दायां नीले में, दायां नीले से पहुँच चुका है। दायां नीले में जो ब्लड पहुँचा है उसमें क्या है, CO2। अब कोई पूछेगा शरीर से बॉडी, पूरे शरीर का ब्लड हमारे दायां अलिंद में कौन लेकर जाता है, महाशिरा। ठीक, महाशिरा पहुंचेगा, उस महाशिरा जो है ब्लड को पहुंचा देगा। फिर दायां अलिंद में और दायां नीले में कौन सा ब्लड होता है, तुम्हारा उसमें CO2 वाला ब्लड होता है, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक, दायां नीले में पहुंचेगा, बस दायां नीले से फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा फुफ्फुस धमनी, जिसमें क्या हो जाएगा, CO2 वाला ब्लड। ठीक, अब क्या करेंगे, फेफड़े से जो ब्लड है उस ब्लड को हमारे दायां अलिंद में कौन, मतलब बायां अलिंद में कौन पहुंचाएगा, वह पहुंचाएगा हमारा फुफ्फुस शिरा। ठीक, फेफड़े में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 बाहर, O2 अंदर। ठीक, O2 क्या करेंगे हम, इसी ब्लड में मिला देंगे, ब्लड मिलाने के बाद हमारा पहुंच जाएगा बायां अलिंद में। ठीक, अब क्या हो जाएगा, O2 वाला रक्त क्या करेंगे हम, बायां नीले में पहुंच चुका है, फिर बायां नीले में, फिर बायां जो नीले में हमारा क्या, बायां नीले बायां अलिंद दोनों में हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ठीक, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। फिर क्या हो जाए, यही रक्त जो हमारे महाधमनी में पहुंचेगा, इसमें महाधमनी से, हमारे हृदय से, महाधमनी का काम क्या है, हृदय से ब्लड को रक्त में पूरे बॉडी में पहुंचाना। ठीक, तो यह था हमारे हृदय का काम। ब्लड क्या होता है, हृदय का काम कैसे करता है, हृदय के कितने पार्ट होते हैं, हृदय की कौन सी शिराएं क्या काम करती है, धमनी का काम क्या है, धमनी मोटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होता है। ठीक, ब्लड को देखो, धमनी में दबाव क्यों ज़्यादा, समझो पहले, क्योंकि रक्त जो है अब हृदय से पूरा धमनी में पहुंच रहा है, तो बहुत प्रेशर से पहुंचाएगा ना, बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर अगर लगाएगा, उस प्रेशर के द्वारा जो है, देखो यहाँ सब में वाल्व लगे हैं, ऐसे से वाल्व लगा रहता है। और एक बात और समझ लो, यहाँ इन सब में जो ब्लड है ना, रक्त एक ही दिशा में जाता है। ठीक, चाहे सिरा हो चाहे धमनी हो, इन सब में जो ब्लड है ना एक ही दिशा में जाता है। ये नहीं कि आज दाएं चलेंगे तो कल बाएं चलेंगे, ऊपर चलेंगे नीचे, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जाएगा सीधा जाएगा। ठीक, तो यही जैसे महाधमनी जब निकला है, यहाँ से रक्त निकलेगा तो पूरे बॉडी में जाएगा, फिर पूरे बॉडी पहुंच चुका है, फिर जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना है वह सिरा लेकर आ जाए, फिर महाधमनी नहीं लेकर आएगी कि हम ही लेकर चले हैं तो हम ही लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ब्लड तो एक ही दिशा में चलता है। ठीक, ब्लड हमारा एक ही दिशा में चलेगा, महाधमनी उस O2 वाला ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा दी है, उसका काम खत्म। अब फिर वहाँ से जो CO2 वाला ब्लड बनेगा उसको लेकर आने का हृदय का, मतलब उसको लेकर CO2 वाला ब्लड हृदय तक लाने का काम हमारे सिरा करेंगी। ठीक, तो यह था हमारा पूरा हृदय का काम। तो सिरा क्या, धमनी क्या, पूरा अच्छे से समझ लिए। ठीक, हृदय का काम क्या है, यह ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। रक्त का काम क्या है, यह पूरे परिसंचरण परिवहन करता है, ऑक्सीजन को, भोजन को, कोशिकाओं को यह सब पहुंचाता है। ठीक, यह हर मिनट काम करता है। कभी देखो जिसको शरीर कमजोर हो जाती है उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे नसों में जाएगा, नस के द्वारा, नस का काम, नस में क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक, नस में ब्लड है कि नहीं है, नस में ब्लड है तो ब्लड पूरे हमारे पूरे हृदय से होते हुए, फेफड़े से होते पूरे शरीर में जल्दी, मतलब बहुत तेजी से गमन करेगा। ठीक, बहुत तेजी से हर जगह पहुंच जाएगा, इसलिए आदमी को जल्दी आराम मिल जाता है। इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने के 1 घंटे बाद उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम भोजन करेंगे, भोजन को पचने में लगभग 5 घंटे लगेगा। ठीक, 4 घंटे वह आमाशय में रहेगा, पूरा वो छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, तो वहाँ से उसको पचने लगभग 5 घंटे लगेंगे। पर ग्लूकोज को चढ़ा दीजिए ब्लड में चढ़ाए तो ब्लड की, अब ब्लड हमारा हमेशा परिवहन कर रहा है, तो इस पूरे बॉडी में जल्दी जल्दी से हर जगह कोशिकाओं तक पहुँचा देगा। इसलिए ग्लूकोज चढ़ाने के बाद लोगों को जल्दी आराम मिलता है। ठीक, जिसका शरीर कमजोर हो गई है उसको जल्दी आराम मिलता है। ठीक, तो यह था हमारा ब्लड का काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ऐसे CO2 को जो बना है उसको बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना। तो यह था हमारा ब्लड क्या है, हृदय का काम क्या है, देखो हृदय को समझे ना, देखो हृदय में जो ब्लड बना उसको
उसको पंप करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा। तो हृदय का काम समझो, ये हृदय का काम इतना है कि वो हमेशा चलेगा और ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर, ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर, ऑक्सीजन मिलाएगा, O2 बाहर। तो हमेशा पंप करने के लिए, ऑक्सीजन बाहर कर, जैसे हर मिनट हम सांस लेते हैं, तो हर मिनट सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो निकाल ही रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमें चाहिए कि जो है बार बार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मतलब फेफड़े में आता रहे, उस फेफड़े में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए तो हृदय को हमेशा तो पंप करना ही पड़ेगा। ठीक, करना पड़ेगा, नहीं करे पर देखो ऑक्सीजन करना, देखो आप क्या है, हम पूरे मतलब वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लिए, ठीक, ऑक्सीजन लिए तो हम बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे कोशिका से जो है हमारे फेफड़े तक पहुंचाने का ब्लड करेगा। ब्लड जो हर समय करना चाहिए, जैसे एक मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, लगभग कितनी बार सांस लेते हैं, लगभग 15 या 17 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 15 से 17 बार क्या लेगा, श्वसन करेगा। तो श्वसन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हमेशा हृदय को पंप करना पड़ेगा। ठीक, तो यह था हमारा हृदय का काम। ठीक, यह निरंतर चलता है, सोचो इस बात को हमेशा ध्यान रखो, निरंतर निरंतर, ठीक, निरंतर चलेगा। तो निरंतर चलेगा, सोचो जिस दिन बंद उसमें उसी क्या बोलने के हम हार्ट अटैक। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं अन्य जंतुओं में परिवहन, इसे क्या बोलेंगे, परिसंचरण। ठीक, अन्य जंतुओं में परिसंचरण कैसे होता है। ठीक, देखो हर कोश मतलब हर जीव जंतु का कोश का एक ही तरफ नहीं बना है, शरीर एक ही तरह नहीं बना है। ठीक, जैसे मानव में 4 पार्ट होते हैं, नहीं, दाया अलिंद, दाया निलय, दाया बाया अलिंद, बाया निलय, वैसे सब में नहीं होता। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण में देखो, एक स्पंज है, एक हाइड्रा। ठीक, ये दोनों जीव है, स्पंज और हाइड्रा। ठीक, स्पंज और हाइड्रा, ये दोनों जीव है। इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करते हैं, O2 को ग्रहण, भोजन पाचन, और करेंगे क्या करेंगे, CO2 को बाहर। तो देखो इसमें O2 को ग्रहण करेंगे और जो है भोजन पाचन करेंगे, उसके बाद निकाल देंगे CO2 को बाहर। O2 को ग्रहण, हमेशा O2 को ग्रहण करेंगे, भोजन पाचन करेंगे, CO2 को बाहर निकाल। इसमें क्या होगा, इसमें परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं। ठीक, इसमें कोई बहुत वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित परिसंचरण तंत्र नहीं होता कि पूरी बॉडी से CO2 आएगा किसी अंग में, फिर वहां से पूरे बॉडी में फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से जो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन आएगा तो दूसरे पार्ट में आएगा, दूसरे पार्ट से जो है पूरे बॉडी में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लिए, भोजन पाचन किए, फिर CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन लिए, भोजन पाचन, CO2 को बाहर। ये कौन से, जैसे कौन सा जीव, स्पंज और हाइड्रा। अब आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अब शरीर में देखो ब्लड हमारे CO2 को बाहर निकालता है, पर और भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। देखो हम यूरिन विसर्जन मतलब यूरिन उत्सर्जन करते हैं, नहीं करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करेंगे, इसमें क्या बोलते हैं, इसे यूरिन क्या बोलेंगे, बाथरूम हम डेली जाते हैं ना, बाथरूम जाते हैं, फिर हम क्या बाथरूम करने जाते हैं, जाते नहीं, तो क्या होगा इसमें, क्या देखो, उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र। ठीक, उत्सर्जन तंत्र। अब बोलो इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब अपशिष्ट, इसमें उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब समझो पहले, उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको जो बाहर निकालने का काम करेगा, कौन करेगा, हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पदार्थ देखते हैं, किडनी। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या, पहले देखो CO2 को बाहर, रक्त। ठीक, CO2 को बाहर हमारा कौन निकाल दिया, रक्त निकाल दिया। ठीक, अब और भी तो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इसमें क्या बाथरूम बोले ना, इसमें क्या कहते हैं, मूत्र विसर्जन। मूत्र विसर्जन बोलेंगे ना, कौन करता है, देखो इसमें क्या नंबर 1 पे आ जाएगा, किडनी। किडनी, किडनी इसको क्या बोलेंगे, ब्रिक। ब्रिक क्या कैसे होता है, ऐसे होता है, ये हमारा क्या है, ब्रिक। मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मार्ग। देखो ठीक, किडनी हमारी कितनी होती है, लगभग किडनी कितनी होती है, 2 किडनी।
एक मनुष्य में कितनी होती है लगभग 2 किडनी होती है, ठीक। तो क्या उत्सर्जन तंत्र मतलब उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना। ब्लड से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अभी हम देखें ब्लड से जो हमारा ऑक्सीजन बाहर निकाले नहीं निकाले। दूसरा हमारा अपशिष्ट पदार्थ यूरिन में जो अपशिष्ट पदार्थ बने, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हो गया और क्या होगा यूरिक अम्ल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब जो निकालने काम करे कौन करे हमारा ब्रेक, ठीक। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक, शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि जो हमारे शरीर को अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं वो तो हमारे लिए अच्छी बात है नहीं है, ठीक। हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसमें अपशिष्ट बात है, ठीक है। तो देखो ब्रेक है, ब्रेक में क्या है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ठीक, जो मूत्र मार्ग के द्वारा हम समय समय पर निकालते रहते हैं। तो क्या बोलेंगे गुर्दा, देखो क्या बोलते हैं ब्रेक गुर्दा बोलते हैं, ठीक। क्या करते हैं इसमें 24 घंटे में लगभग कितना 1.5 लीटर क्या करते हैं हम मूत्र विसर्जन करते हैं। तो क्या बोलेंगे यूरिन, तो यूरिन क्या निकालते हैं, तो यूरिन में क्या होता है 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% क्या होगा हमारा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक। तो 2.5% हमारा क्या अपशिष्ट पदार्थ होगा, 95% जल ही होता है, ठीक। तभी हम ज्यादा पानी, देखो कभी कभी हम ज्यादा पानी पीते देखो ना, बार बार टॉयलेट जाने की समस्या पड़ती है, नहीं बार बार टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है, और ठंडियों में ज्यादा जाते हैं, ठंडियों में ज्यादा गर्मियों में कम, क्यों, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है हमारा शरीर जो है पसीना ज्यादा होता है, पसीना भी ज्यादा होता है, पसीने के बाद हम ज्यादा जल निकल जाता है। ठंडियों में ज्यादा पसीना होता नहीं है, तो मूत्र उसमें जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ठंडियों में हमें ज्यादा से ज्यादा हमें टॉयलेट जाने की पड़ती है, ठीक। तो देखो CO2 बाहर निकल गया, हमारा अपशिष्ट पदार्थ कितने निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से, वृक्क द्वारा, ठीक। अब तीसरा हम निकालते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा निकलेगा हमारा, देखो इसमें और देखो हमारा गुर्दा क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या करेगा रक्त वाहिनी है, उपयोगी भाग को अवशोषित, यहाँ पे भी जो रक्त वाहिनियां हैं जो उपयोगी भाग है उसको अवशोषित कर लेती है, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालती है, ठीक। तो उसके बाद जो अपशिष्ट को बाहर, ठीक। अब इसमें क्या होगा उस सारे में, इसमें क्या होगा किडनी, कभी डायलिसिस सुने हो, डायलिसिस सुने होगे ना, डायलिसिस ये जो है उनका डायलिसिस चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर ये देखो इसमें क्या होगा कृत्रिम वृक्क प्रयोग से क्या करेंगे डायलिसिस, इस डायलिसिस में क्या हो जाएगा रक्त को छानना, छानना मतलब अपशिष्ट को बाहर निकालना। इसलिए ब्रेक को क्या बोलेंगे, ब्रेक को बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं रक्त छानने वाला, ठीक। देखो हमारे शरीर में किडनी का काम क्या है, या ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, उसके बाद जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसको भी बाहर निकालना है, उसको छानने का काम कौन करेगा, हमारा ब्रेक करेगा, ठीक। ब्रेक में भी जो छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं उसके द्वारा जो है उपयोगी पदार्थ है उसको वहाँ पे अवशोषित कर लिया, उसके बाद जो बचा है उसको मूत्राशय में इकट्ठा करके समय समय पर बाहर निकाला जाता है, ठीक। फिर जो है किसी का किडनी खराब हो गया है तो उसको क्या करेंगे, उसको कृत्रिम वृक्क के द्वारा बार बार जो है उसका डायलिसिस किया जाता है, हफ्ते में लगभग 1 बार किया जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा नहीं खराब हुआ है तो महीने में 1 बार, किसी का बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो हफ्ते में लगभग महीने में 4 बार करना पड़ता है, ठीक। कृत्रिम वृक्क कराने में काफ़ी महंगा है, ठीक, लेकिन अगर किसी को मतलब उसके जीवन को बचाना है तो कृत्रिम वृक्क के द्वारा उसको समय समय पर करवा के उसको बचाया जा सकता है। तो दो डायलिसिस यही है, वृक्क से अपशिष्ट पदार्थ को छानना, ठीक, डायलिसिस यही है। अब उत्सर्जन तंत्र देखते हैं, CO2 हमारा बाहर निकल गया रक्त अपशिष्ट पदार्थ से, जो है ब्रेक से क्या निकल गया हमारा, ब्रेक द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। नंबर 3 पे क्या हमारा, नंबर 3 पे क्या जाएगा पसीना, इसे क्या बोलेंगे हम स्वेद, ठीक। इसमें क्या होता है जल प्लस लवण, ठीक। पसीना क्यों आता है हमें, कभी कभी पसीना क्यों आता है, देखो हमें पसीना हमेशा गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना आता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें जल भी है लवण भी है। तो उस बात है कि पसीना में क्या होता है जल प्लस लवण। किसी टेस्ट करके देखो, पसीने को हल्का टेस्ट करके देखो तो नमकीन लगेगा, ठीक। नमकीन लगता है नहीं लगता है, टेस्ट करके देखना तो नमकीन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में लवण भी तो है, लवण की मात्राएं हैं,
ठीक है। तो उस लवण की मात्रा हमारे पसीने के माध्यम से निकलता है। पर ये पसीना निकलता क्यों, पहले ये सोचो क्यों निकलता है। क्योंकि हमारे शरीर की ठंडक को बनाए रखने के लिए, ठीक, शरीर की ठंडक को बनाए रखने। जो हमारा टेम्परेचर कितना है, लगभग हमारे इस बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। उस 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने के लिए, तो जो है अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री जैसे 38 डिग्री हो जाए, उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमें बार बार पसीना आता है, ठीक। और पसीना सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, ज़्यादातर हमारे कंधे के नीचे यहाँ पे, ठीक। और हमारे जहाँ जहाँ पे जो चीज़ ढकी हुई है वहाँ पे मैं देखो, कंधे के नीचे यहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है, हमारे हाथ में यहाँ पे भी पसीना, ऐसे हाथ मुड़ रहा है हमेशा, यहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है, घुटनों के पास पसीना ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है वहाँ पे वो चीज़ ढकी हुई है। तो पसीने में क्या होता है, जल प्लस लवण। तो CO2 रक्त के माध्यम निकल गया और अपशिष्ट पदार्थ वृक्क के माध्यम से निकल जाएगा, जिसको मूत्र विसर्जन बोलते हैं। पसीना जिसमें लवण जो है, अब देखो पसीना क्यों, घड़े देखो, घड़ा लो, घड़े में पानी भर दो, उसके बाद देखो वहाँ के आसपास जो छिद्र होते हैं उसमें बूंद बूंद निकला रहता है, ठीक। क्यों, क्योंकि जो घड़े का पानी जो है उसको जो बाहर निकल रहा है वहाँ की गर्मी को बाहर निकाल दिया, ठीक, गर्मी बाहर निकाल दी है, वह हवा के संपर्क में पड़ेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो अपने पास के आसपास के मतलब अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए पसीना क्यों, शरीर को ठंडा रखने में, जैसे घड़े का पानी खुद को ठंडा रखता, खुद को ठंडा रख रहा है, ठीक। घड़े पानी के आसपास जो रिस्क मतलब घड़े पानी है उसका रिस्क का जो बाहर आता है, ठीक, हवा संपर्क में ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वही जो है घड़े पानी की तरह वह अपने आप को शरीर को ठंडा रखने के लिए, ठीक, क्या हो जाए, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमें बहुत ज़्यादा पसीने बाहर निकल जाए तो हमें ठंडा महसूस होता ही नहीं होता, इसीलिए, ठीक। इसीलिए कहते हैं जो मरुस्थल में जो जीव है वहाँ पे जो उनके जो है कान बड़े बड़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका मतलब वाष्प उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो उन्हें गर्मी कम लगेगी, ठीक, इसीलिए। तो यह था हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब हम आगे देखते हैं कि और भी जीवों में उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या निकालते हैं। जैसे हम लोग क्या निकालती है, मानव क्या निकलता है अपशिष्ट में, वृक्क के माध्यम से यूरिया निकालता है, वैसे मछली अमोनिया निकालती है। पादप कैसे मतलब परिवहन करते हैं, ठीक, उसको देखेंगे हम। उत्सर्जन में देखो, उत्सर्जन अब देखते हैं, मछली ऐसे मानव क्या निकालता है, मानव यूरिया, मछली क्या निकालेंगी, अमोनिया, ठीक ठीक। तो ये क्या हुआ है, यह क्या है, जल में घुलनशील, ये क्या है नंबर 2, और नंबर 3 पे छिपकली, सर्प, ठीक। मछली देखो, मछली अपशिष्ट पदार्थ में क्या निकालेगी, उत्सर्जन मतलब समझो अपशिष्ट, इसको बहुत अच्छे समझो अपशिष्ट, ठीक। देखो मैं जो लिख रही हूँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इस सबको नोट बनाते चलो, ठीक। छिपकली क्या, सर्प आदि क्या निकालेंगे, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ठीक। चलो अब हम देखें पादप, पौधे, पौधे या पादप, पौधे और पादप, ठीक। इसमें क्या हुआ, अब हम सब ये सब पढ़ चुके हैं, पर एक बार हम अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं। देखो पहले क्या हुआ, खनिज लवण प्लस जल, ये कहाँ पे है, किसके पास है, जड़ों के पास, ठीक। अब पत्तियां क्या की हैं, पत्ती क्या है, भोजन निर्माण किस किस कैसे कैसे की हैं, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ है, क्या लगा है, सूर्य का प्रकाश CO2 प्लस जल प्लस खनिज लवण, ठीक। अब देखो इनको जल कहाँ से मिलेगा, यही जड़ इनको पहुंचाएगा, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या बन जाएगा, भोजन, यह भोजन कहाँ जाएगा, जड़ के पास, ठीक। जड़ों के पास जो खनिज लवण है और जल है, ठीक, उसको कहाँ पहुंचाना है, उसको पत्तियों के पास पहुंचाना है, क्योंकि पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करेंगी। तो देखो पादप क्या, जंतु हो या पौधे, सभी को भोजन और ऊर्जा आवश्यक, ठीक। चाहे जंतु चाहे पौधे, सभी को भोजन की आवश्यकता है, ठीक। तो जड़ों के पास जो खनिज लवण प्लस जल है
देखो पत्ती, हरा तना, हरा तना भी भोजन का निर्माण करता है। हम बताए थे पौधे चैप्टर में, चाहे कोई भी हरा चीज, हरा पात, पत्ती, हरा शाखा, हरी तना, सब भोजन का निर्माण करेंगे। तो क्या करें, भोजन का निर्माण करेंगे। तो क्या हुआ, अब तो पत्तियां हैं, भोजन का निर्माण कर दी हैं, और जड़ है, जड़ के पास खनिज लवण है जल, पर इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा। इसको पहुंचाने के लिए कोई चाहिए कि जड़ जाके, जड़ मिट्टी में है तो मिट्टी से उखड़ कर पत्ती के पास पहुंच जाएगा, ऐसा तो करेगा नहीं। अब पत्ती के पेड़ों के सबसे ऊपर है तो वहाँ उड़कर जड़ के पास तो जाएंगे नहीं। इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, इसको क्या बोलेंगे, परिवहन। इसको क्या करेंगे, कौन करेगा, जाइलम। परिवहन क्या बोलेंगे हम, संवहन, संवहन, संवहन ऊतक। ठीक, तो परिवहन मतलब भेजना, भेजना काम, भेजना मतलब भेजने का काम कौन करेगा, हमारा जाइलम। देखो जाइलम, इस जाइलम को याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे जल, जैसे जाइलम। अब ठीक, भोजन क्या बना है, भोजन में से क्या मिलेगा, ऊर्जा। ठीक, तो इस भोजन को जड़ों के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक, क्या देखो, फ्लोएम काम क्या है, भोजन को जड़ तक, या जल को पत्ती तक, पत्ती तक या तना तक कौन काम करेगा, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक, वहाँ पे कौन करता है, जैसे ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा महाशिरा, महाधमनी। यहाँ पे जो जड़ है, जड़ क्या है, जड़ है, देखो जड़ ऐसे होता है ना, यहाँ देखो ये क्या है, हमारा जड़। ये क्या है, जड़ ऐसे लगे रहते हैं। इसी मूल रोम, मूल रोम, मूल मीन्स क्या होगा, मूल मीन्स भी जड़ होता है, मूल बराबर जड़। इसी मूल रोम क्या लगा रहता है, जल के संपर्क में। ठीक, गाजर क्या है हमारा, गाजर एक जड़ है। ठीक, जैसे उदाहरण में देखो, गाजर, शकरकंद। ठीक, गाजर हो गए, शकरकंद हो गए, इसमें जो जड़ है, इसको गाजर को उखाड़ो, देखो जो हल्के 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 जो रोए लगे रहते हैं, उसी को मूल रोम बोलते हैं। उसी मूल रोम जो है हमारे हमेशा मिट्टी में जो रहता है, मिट्टी में जल रहता है ना, हम पिछले चैप्टर में मृदन पढ़ चुके हैं, मिट्टी में जल होता है, उस जल को जो है जड़ अपने अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित कर लेंगे, क्या हो जाएगा, फिर उसको जाइलम के बाद, जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचा देंगे। देखो यहाँ पे ठीक, यह देखो, इधर देखो, जो देखो जो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला जाइलम, और ये जो नीचे आ रहा है इसको बोलेंगे फ्लोएम। ठीक, तो पौधों में, पत्तियों में इनको परिवहन का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब जल से जल, फ्लोएम मतलब फल से फल। फल मतलब क्या, फल में समझ लो भोजन, फल हम खाते हैं, भोजन फल खाते हैं ना, तो फल से फल समझ लो फ्लोएम, जैसे जल समझ लो जाइलम। ठीक, तो अब हम देखो हमारा पूरा हृदय वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, एक बार देखो, हृदय की जांच कौन करता है, जांच, हृदय जांच के लिए हम ईसीजी टेस्ट कराते हैं। और 1 मिनट में कितना रखता है, 1 मिनट में 72 से 80 बार, 72 से 80 बार हमारा हृदय का स्पंदन करता है। और ठीक, अब इसकी मतलब हृदय की जांच के लिए हम ईसीजी टेस्ट करते हैं। ठीक, अब पौधे में जैसे जल। ठीक, तो इसमें इस चैप्टर हमको बहुत काफ़ी बड़ा था, इसको बहुत समझने में टाइम काफ़ी लग गया। तो एक बार जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। एक बार देखोगे वीडियो, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, अच्छे से आसानी से आ जाएगा। ठीक, एक बार समझ जाओगे तो देखो हृदय हमारा डेली धड़कता है, पर उसको जानने का तो हमें जानना तो चाहिए कि हमारा हृदय, हमें हमारे बॉडी में, हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो हमें तो जानना चाहिए ना कि हम, तभी तो हम कहेंगे कि हमारे जो किसी को अगर कभी सुने कि किसी का हार्ट अटैक आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा हृदय प्रति मिनट, प्रति सेकंड हमेशा धड़कता है। अगर 1 सेकंड या 1 मिनट भी और रुका तो क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसका देहांत होना, तब उसकी मृत्यु होना 100% निश्चित ही है। तो ब्लड क्या है, ब्लड तरल है। उसका हृदय कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पादप में कैसे होता है, पादप में फ्लोएम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि मतलब रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है, थक्का क्यों बनता है, किसकी वजह से बनता है, मछलियों क्या उत्सर्जन तंत्र में क्या करते हैं, पसीना क्यों आता है हमें। ठीक, रक्त, देखो रक्त का काम ये है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, इसलिए हमारा रक्त बहुत ज़्यादा पूरे बॉडी में पाया जाता है।
ठीक। और लगभग कितना होता है हमारे पूरे, देखो पूरे शरीर में लगभग 5.5 लीटर ब्लड स्वस्थ मनुष्य में, ठीक। स्वस्थ मनुष्य लगभग 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक। उसके वेट के हिसाब से, उसका जितना है उसके वेट के हिसाब से होना चाहिए। तो हम अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए। तो अगला चैप्टर हमारा और भी इंटरेस्टिंग है, जो है क्या है, पौधों में जनन, ठीक। अब तो पौधों में जनन क्या होता है, जनन मतलब जन्म लेना, जनन मतलब जनन, जनन मतलब जन्म, जन्म मतलब अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना, ठीक, ताकि आगे की पीढ़ी आसानी से चल सके, उसको बोलेंगे जनन। तो अगला चैप्टर हमारा क्या है, पौधों में जनन, ठीक। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब बहुत एक मनोरंजक और इंटरेस्टिंग जानने वाला सब्जेक्ट था। इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 to 12। 12 क्या है हमारा, पौधों में जनन।